देखिए आज हम अपने नेक्स्ट आगे स्टडी करते हैं। कल हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक का पूरा वाइंड अप कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 7 से में शुरुआत करनी थी, 7, 8, 9 और थोड़ा आगे की क्वेश्चन को हम कवर अप करेंगे। ठीक है, चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, इनका जब मॉड्यूल आएगा ना वो ये दिखाइयो, ठीक है ना, जो तूने बाय करा है मॉड्यूल सारे देंगे ना तेरे को, ये आने तो चाहिए। मैंने बात करी थी लॉ के लिए, मैंने बात करी थी, मैं सोच रहा था लॉ की से स्टार्ट करने की, लेकिन तो बोले थे अभी हमारे लॉन्च होंगे और वो तुम्हें अलग से परचेज करने पड़ेंगे। कितने का पड़ा? 20,000 6 के 6। ठीक, सही है, बहुत सही है। मैं भी सोच रहा था, लेकिन यार वो ये थोड़ा सा एक ही 24 का था, फिर डिस्काउंट करवा के 15% दिया। ऑनलाइन होता तो ऑनलाइन सस्ता तो पड़ता ही है यार, ये तो है। फिजिकल कोचिंग तो महंगी पड़ेगी ऑब्वियस बात। खैर आ जाइए, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है RST लिमिटेड है रिसीव एन ऑफर ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट। ठीक है ना, अगेन भी मेरी बात आ रही, क्वांटिटी डिस्काउंट का हमें ऑफर मिला हुआ है ऑन इट्स ऑर्डर फॉर मटेरियल एज अंडर। ठीक है ना भाई, इन्होंने अलग अलग प्राइसेस बता दिए अगर आप देखोगे, और बता दिए कि अगर आपको ऑर्डर साइज लेस देन 50 होता है, 50 to 100 होता है, 100 to 200 होता है, 200 to 300 होता है और 300 अबव होता है। तो फिर लिखा है द एनुअल रिक्वायरमेंट फॉर द मटेरियल इज़ 500। ये हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट है 500 टन की। द ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें दे रखी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर हमें ऑर्डर दे रखा है 12,500 एंड द स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट एस्टिमेटेड 25%। स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट दैट इज कॉल्ड कैरिंग कॉस्ट 25% ऑफ द मटेरियल कॉस्ट पर एनम, मटेरियल कॉस्ट पर एनम। फिर क्या रिक्वायर्ड कंप्यूट द मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल, हमें अगेन वही बताना है कि किस लेवल पे हम परचेज करें। बट यहाँ पर EOQ का लेवल नहीं निकाल सकते हैं, EOQ नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे परचेज प्राइस बार बार क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। मैंने को बताया था EOQ निकालने के लिए परचेज प्राइस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पे वेरी हो रहा है तो हम EOQ को इस वाले पहले वाले पॉइंट में EOQ का फॉर्मूला लगा नहीं सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई, यानी कि यहाँ पर हमें अगेन टेबुलर फॉर्मेट में क्या करनी पड़ेगी, कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। और कितनी कॉस्ट लेनी पड़ेंगी, तीनों कॉस्ट, क्योंकि हमारी परचेज कॉस्ट वेरी कर रही है ना, तो परचेज कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट तीनों को लेंगे, तीनों को ऐड करेंगे और जहाँ हमारा सबसे लीस्ट बैठेगा वही हमारा आंसर होगा। समझिए मेरी बातों को आप, पकड़ ली मेरी प्रेजेंटेशन दिमाग में चली, कैसे टेबल बनाने वाले हैं हम। यानी कि एक में हम क्या दिखाएंगे बताइए फटाफट से, क्वांटिटी, नंबर ऑफ ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, परचेज कॉस्ट एंड ग्रैंड टोटल। समझ गए, दिमाग में चला पिक्चर, बहुत बढ़िया। ये पिक्चर जैसे अगर हमारी माइंड में बनती है एग्जाम टाइम में तो ये हमारे बेनिफिशियरी हो जाता है, हमें पता लग जाता है हमें प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। जैसे हमें प्रेजेंटेशन क्लिक होती है ना माइंड के अंदर, तुरंत हमें सॉल्यूशन पता लग जाता है कि ये सॉल्यूशन होने वाला है और फिर हमारा हाथ अपने आप दौड़ता है। ये ध्यान रखना, हमारा हाथ फिर रुकता नहीं है कि करना क्या, हमें पता लग गया ना। समझ गई मेरी बातों को, चलिए फिर क्या लिखा, कंप्यूट EOQ, कह रहे अब EOQ निकाल दो। अगेन भाई EOQ का दीदी फॉर्मूला लगाना है √2AO/C इफ देर आर नो क्वांटिटी डिस्काउंट, अगर कोई क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं है, एंड द परचेज प्राइस, ये क्या कर दिया, कॉन्स्टेंट प्राइस दे दिया 10,500 की, भाई कितनी भी क्वांटिटी ऑर्डर कर लो 10,500 को पड़ेगा। तो यहाँ तो तुम कर ही दोगे, √2A/C का फॉर्मूला लगेगा सीधा सीधा। ऊपर वाला मैं करके दिखाया, तो ये वाला तो कर लोगे ना, √2A/C, समझ गए ना। चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एट डिफरेंट लेवल या डिफरेंट ऑर्डर। ठीक है, जो काम आप करने वाले हो ना उसी से रिलेटेड आप हेडिंग दे देना। ठीक है ना, बात क्लियर होगी नहीं होगी। देखो कई बार क्या करते हैं बच्चे ना, इन चीज़ों को भी रटना शुरू कर देते कि मुझे हेडिंग क्या दे रही है। आधे बच्चों को ये भी समझ नहीं आता कि मुझे हेडिंग क्या लगानी है। भाई हम क्या निकाल रहे हैं बताओ, हम टोटल कॉस्ट निकाल रहे हैं ना, किसकी कॉस्ट निकाल रहे हैं, रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल को क्या होता है, इन्वेंट्री कहते हैं।
आप यहाँ रॉ मटेरियल लिख देना, स्टेटमेंट कैलकुलेशन टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एट डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्डर, मत लिखो डिफरेंट लेवल भी, खाली इन्वेंट्री लिख दो यहाँ तक ही, समझ गए मेरी बातों को। तो जो काम आप कर रहे हो उससे रिलेटेड क्या दे दो, एक हेडिंग बना दो। यहाँ पे कभी कंफ्यूज मत होना कि मुझे हेडिंग क्या बनानी है, समझ गए कि नहीं है। एक्चुअली होता क्या, कॉस्ट में कौन सा बच्चा लैग कर जाता है, ये बात समझ के चलना। कॉस्ट में वो बच्चा बहुत ज़्यादा लैग करता है जो प्रेजेंटेशन को रट रहा है या आंसर्स को रट रहा है, अपार्ट फ्रॉम कि मुझे सॉल्यूशन किस तरीके से देना है उसको समझे वो, समझ गए मेरी बातों को। कॉन्सेप्ट उसे पता है और उसे प्रेजेंट कैसे करना हमें ये पता होना चाहिए, हम आंसर अपने आप दे देंगे। बात क्लियर होगी नहीं होगी। और बाकी मैंने आपको बताया है कि प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी है हमें, मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत दूंगा तुम्हें करने के लिए, यहाँ पर भी घर पे भी, समझ गए, क्लियर ही नहीं है। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्वांटिटी ऑर्डर, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर, क्या कर रहा है, क्यों खोलने गए तू, अब रिकॉर्डिंग में तो क्या ही करे, दूसरी क्लास के बच्चे तंग कर रहे हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट बताओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी बोली थी बच्चे बेटा हमारी, एक ऑर्डर की 12,500, तो ये तो 12,500 हो गई, बात क्लियर हो गई। यहाँ लिखेंगे कैरिंग कॉस्ट, बताइए कैरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी, एट द रेट 25%, एट द रेट 25%, 25% ऑफ वॉट, 25% ऑफ मटेरियल कॉस्ट पर, 25% ऑफ मटेरियल कॉस्ट पर एनम लिखा है ना। तो फिर इसमें ना बेटर ऑप्शन बता दो प्रेजेंटेशन में क्या करना चाहिए हमें, फिर प्रेजेंटेशन में हमें ये करना चाहिए, इसको उठा के यहाँ ले जाओ, ठीक है, और यहाँ पे निकालो परचेज कॉस्ट, समझ गए, परचेज कॉस्ट पर एनम निकालेंगे, तो जैसे पर एनम परचेज कॉस्ट आएगी उसका 25% लगा देंगे, आया समझ नहीं आया। तो गिवन ही है ना, लेकिन प्राइस ही तो होगा परचेज कॉस्ट, हाँ, वही। वो तो गिवन ही है। परचेज कॉस्ट तो अलग चीज है, प्राइस अलग चीज नहीं हुआ। वही तो है, परचेज कॉस्ट प्राइस अलग ही तो है, परचेज प्राइस ये तो रहा, ये परचेज प्राइस है और परचेज कॉस्ट इसको मल्टीप्लाई करके निकलेगी यूनिट से। हाँ, और उसका 25% निकाल देंगे कैरिंग कॉस्ट, ठीक है ना। और यहाँ पे लिख देंगे क्या, टोटल कॉस्ट। क्या आप सभी के दिमाग में यही प्रेजेंटेशन चली थी, हाँ ये ना। चलिए अब सवाल ना यहाँ पर क्या आता है, हमें क्या पकड़ना है, इधर देखना, यहाँ पर हमारे पास जो है ये बोला गया है कि 50 से कम, 50 या 50 या 100 से कम, 100 या 200 से कम, 200 या 300 से कम, या 300 से ज़्यादा, समझ गए। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 50 से कम कोई भी क्वांटिटी पकड़ लो, नॉर्मली हम वो क्वांटिटी पकड़ेंगे जिससे आंसर निकालने में परेशानी ना हो। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 40, ठीक है, 50 और 100 में क्या ले लेंगे 50, 100 और 200 में क्या ले लेंगे 100, है ना, वहाँ ले लेंगे 200 और फिर ले लेंगे 300। बात क्लियर होगी नहीं होगी, 300 एंड अबव है ना, तो 300 ले लिया मैंने, समझ गए मेरी बात। नंबर ऑफ कितनी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट हमें 500 टन की रिक्वायरमेंट है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने जाएंगे 500 डिवाइडेड बाई 40, पता है ना, 500 डिवाइडेड बाय है, मैंने 25 दिया था तो उससे नेट आ रहा था 12.5 जाएगा, फिर पॉइंट में जाएगा। तूने 25 दिया था तो नेट आ गया था तेरा, ठीक है, ऐसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 25 से 20 आ रहा है ना पूरा ऑर्डर प्राइस। कोई बात नहीं, ऐसे ले लो, तुम्हें ऐसे 25 ले रहा, मैं तेरी मन की बात कर ले तो 25 ले लेते हैं हम, हमें पता लग जाएगा ना, जो 40 में आंसर वही 25 में भी आएगा, ठीक है ना। बोलो 500 डिवाइड बाई 25, 20 ऑर्डर, 500 डिवाइड बाई 50, 10 ऑर्डर, 500 डिवाइड बाई 100, 5 ऑर्डर, और ये है 250 ले लो, 250 ले लो ना। अच्छा 250 ले ले, चलो ये 250 ले लेते लो, ये 250 ले लो, और बताओ उसको पॉइंट पे लेना पड़ेगा। वो 500 ले लो। चलो ऐसे कर लो, वैसे 500 मत लो, मतलब फिर तो एक ही ऑर्डर हो गया ना। चलो कुछ फ्रैक्शन रहेगा तो बढ़िया, ये कितने हो जाएंगे 2, ये हो जाएगा 1। अच्छा ऐसा कुछ दिक्कत पेपर में तो कोई ऐसा नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं ना, ये तो ऑर्डर तो फिर भी उतने में निकलेगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं, समझ गए, बात क्लियर हो गई।
बताइए ऑर्डरिंग कॉस्ट बताइए, मल्टीप्लाई कर दे 20 इसे, नंबर ऑफ ऑर्डर से मल्टीप्लाई कर दो, बोलो फटाफट से। 12,500 इंटू 20 है 2.5 2.5 लाख, लाख, 1,25,000 और बोलो 62,500 62,500 और बोलो 25,000 और ये हो गया तुम्हारा 12,500। सही बात है, क्लियर है ही नहीं है? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो इनकी ना अलग अलग प्राइस दे रखे हैं पर टन। 9,600 ये 9,600, 9,350, 9,600, 9,350 था, 60 था, ठीक है ना। 5120 888 5120 888 और 8640 मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, कितना टन मंगाओगे? मंगाओगे तो ये तो टोटल आएगा ना क्वांटिटी, तो बताओ कितना आएगा निकल के, जल्दी बोलो फटाफट से। 48 लाख, ये 48 लाख आ रहा है, हाँ पहला 48 लाख, ये 48 लाख आ गया, 46 लाख 80,000, ये आ गया तुम्हारा 46 80 46 लाख 80,000, 80,000, 45 लाख 60,000, 45 लाख 60,000, 44 लाख 40,000, 44 लाख 40,000, चलो 43 लाख 20,000, 43 लाख 20,000, चलो जी। अब बताओ यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट निकालनी है हमें, कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? 25 डिवाइड बाय 2 25 डिवाइड बाई 2 इंटू इंटू 9600 का 25%, 25%, ये आएगा, ठीक है। पहले मैं लिख दे रहा हूँ, तुम निकाल देना। 50 डिवाइडेड बाई 2, ये बात समझ में आ रही है ना? जितनी भी क्वांटिटी ऑर्डर करते हो उसका आधा, फिर उसके परचेज प्राइस का 25%, ये बोला हुआ है ना, ठीक है ना। ये कितना दे बेटा? 9360 का कितना परसेंट? 25%। आगे 100 डिवाइड बाय 2 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू इंटू 9120, इसका कितना परसेंट? 25%। और ये कितना है? 250 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8880 का 8880 का 25%। उसके बाद कितना है? 1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 8640 8640 का का जो भी परचेज प्राइस है उसका 2, और कैरी करते हैं जो भी हमारा ऑर्डर साइज उसका आधा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मुझे छोटा करना पड़ेगा मामले को, जिससे स्पेस बन जाए। चलो जी बच्चा पार्टी, बोलो बेटा। पहली 30,000, पहली आ रही है 20,000, 30,000, हाँ, चलो दूसरी 58,500, 58,500, तीसरी 1,14,000 1,14,000। और 1,00,000, चलो चलो कैलकुलेटर नहीं लाया तू नालायक। 2,77,500 277,500 और फिर 86,000 हाँ मैं भी कह रहा था, बड़ा बहुत टाइट लगते हैं इसका बटन, मुझसे भी नहीं चला था। ज्यादा बिल्कुल एक बटन ऐसे देख के दबाओ तो खुलता है। इसको आदत हो गई ना। 5,40,000 5,40,000। चल भैया अब क्या करना है हमें? 1 कॉस्ट 2 कॉस्ट 3 कॉस्ट जोड़ना शुरू करो। ये कितना हो गया? 2.5 लाख प्लस 48 लाख प्लस 30,000। 30,000 है। हाँ 48 55 50 लाख 48 लाख, हाँ 50 लाख 80,000। 48 लाख 55 क्या बोल रहा है भाई? 50 लाख से ही कह रहा है वो, 50 लाख बैठेगा बेटा। 50 लाख 80,000। 50 80। चलो आगे बोलो। 1 25 और 46 लाख 80,000 58,500 48 लाख 48,63,500। 63,500 चलो भैया 47 लाख 36,500 47 36,500 36 500। उसके बाद उसके बाद 25,000 444 बोलो बोलो 44 लाख
और 2,77,500, 47,42,500, उसके बाद 48,72,500 आंसर बदल गया हमारा। 48,72,500 ना ना गड़बड़ क्या होएगा, ठीक है। आगे तो आगे क्या कह सकते हैं, गलत तो कर थोड़ा ना हमने। अब तो थर्ड वाला आ रहा है। अब बताइए कॉस्ट लिस्ट कहाँ पे आ रही है, थर्ड वाले पे, सॉरी पे। ये आ रहा है, यानी कि हमें 100 या 200 के बीच में ऑर्डर डालना चाहिए अगर हमें कॉस्ट सबसे इकोनॉमिक। भैया मैंने जब 300 लिया था तब वो आ रही होगी ना, 300 आ रही थी। अकॉर्डिंग टू बुक ले लिया ना तूने। तो लेकिन फिर अब ऐसे तो पेपर में आना आएगा आंसर। बिल्कुल आएगा, अब वो कितने आंसर देंगे, ऐसे कितने परमुटेशन बनाएंगे? वही वाली बात है। तो क्वेश्चन आने लायक नहीं है, मतलब क्वेश्चन आने लायक नहीं है, क्वेश्चन फिर आने लायक नहीं है ना। ऐसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत नहीं है ये, हाँ, गलत तो नहीं है। गलत कुछ नहीं है क्योंकि हम इनके अकॉर्डिंग ही चले हैं अच्छा, बेसिकली। अगर फिर नॉर्मली अगर ऐसा हो ये बार एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, बस इलाज सीख गया सब। अगर प्रैक्टिकली दीदी अपने दे दे कैलकुलेटर, बोलो बोलो बोलो। प्रैक्टिकली सोचो तो फिर अगर ऐसे हमने कभी किया प्रैक्टिकली तो हम तो अपने हिसाब से ऑर्डर साइज बनाएंगे। और बिल्कुल। फिर हमें क्या पता किसी दूसरे ऑर्डर पे और कम कॉस्ट आ जाए। हाँ वो कैलकुलेशन का पार्ट है ना हमारा। अगर हमारे पास बुक ना होती और हम ऐसे कर रहे होते तो हमें तो 300 के बारे में पता ही नहीं होता कि 300 का कम कॉस्ट आएगी और ज़्यादा। हाँ बिल्कुल, तो फिर ये तो गलत बात हुई ना। ये कहना चाह रहा है ना, बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। ऐसा कैसे होगा? क्वेश्चन ही नहीं आएगा फिर ऐसा। हाँ मतलब मैं इसको गलत नहीं कह रहा, नहीं, वो भी तो expert क्वेश्चन ही है। की बात नहीं है, मैं क्वेश्चन की बात नहीं, मैं प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहा हूँ। भाई सोच लीजिए। तभी मैंने वहाँ पे 500 को मना करा था कि सिंगल ऑर्डर हो रहा है ना वो, ये है। और next time में एक बार देख लेते हैं। कैलकुलेट नहीं चलता। अच्छा पता है, एक बात और बताता हूँ मैं तुम्हें, इसमें एक बात और बोलूँगा तुम्हें मैं। यहाँ पर क्या है, हमने एग्जैक्ट ऑर्डर लिए हैं, 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर 5 ऑर्डर 10 ऑर्डर 20 ऑर्डर। एक बार तुम जब बुक के सॉल्यूशंस पे अगर आप जाओगे, जो हमने सॉल्यूशंस दे रखा है वहाँ पर अगर तुम देखोगे ना, तो वहाँ पे 12.5 ऑर्डर है, 10 ऑर्डर है, 5 ऑर्डर है, 2.5 ऑर्डर है, 1.67 ऑर्डर है। वो उन्होंने वैसे ले लिया ना। अब टेक्निकली बताओ कि एज सच क्या 1.67 ऑर्डर कोई होता है? नहीं, या तो 1 होगा या दो 2 होगा। अब तुम एक काम करो, हम बुक के सॉल्यूशन को फॉलो करते हैं और 300 पे 2 ऑर्डर मान लेते हैं। 300 में दो 2 ऑर्डर मान लो, कॉस्ट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? वो तो बढ़ जाएगी फिर। मेरी बात समझे? 0.33 का फर्क आ गया। बहुत फ़र्क आ जाएगा। फर्क हो जाएगा। ये समझे नहीं समझे मेरी बातों को? आप समझे नहीं समझे मेरी बातों को? तो इन्होंने क्या करा है, इन्होंने कोई राउंड ऑफ नहीं लिया है बेसिकली। और अगर ये राउंड ऑफ को ले लेंगे ना तो इनका आंसर भी बदल जाएंगे। तो उसके अगर हम परफेक्शन की बात करें तो हमारा आंसर जो है वो मोर परफेक्ट आंसर है, क्योंकि हमने यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं लिया है। या तो 1 ऑर्डर है तो 1 ही ऑर्डर दिया है, या 2 है तो 2 ही ऑर्डर दिए हैं। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? और सॉल्यूशंस के अंदर क्या है कि अगर यहाँ सॉल्यूशन में 40 ले लिया और 40 का मतलब है 12.5 ऑर्डर, एक्चुअली 12.5 ऑर्डर कोई होता या तो 12 होंगे या 13 होंगे। सही बात है ये नहीं है? ऑर्डर तो ऑर्डर है ना। अब वही वाली बात है, एक ट्रक के अंदर तुम माल भर के मंगाओगे तो तुम्हारे जो शिपिंग चार्जेस होते हैं, जो आने का खर्चा है, वो तो सेम ही बैठ रहा है ना। फिक्स चार्ज हो रहा है तुम्हारा, पेट्रोल तो उतने फूकेगा ना सामान आने का। मेरी बात समझे नहीं समझे? चाहे तुम 1 मंगाओ या 100 यूनिट मंगाओ, कहानी वहाँ आके टक रही है। इन्होंने 12.5 के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर दिया है, इन्होंने 1.5 के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि ऐसा होता नहीं है। और बुक के सॉल्यूशन में अगर तुम देखोगे तो हम लिखा भी है कि नोट प्रैक्टिकली नंबर ऑफ ऑर्डर शुड बी राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर। प्रैक्टिकली दुनिया में आप इसे राउंड ऑफ करोगे, असल दुनिया में नहीं करोगे। तो ये क्या है, एक तरीके से बुकिश आंसर हो गया, समझ गए? तो तुम्हारे अकॉर्डिंग परफेक्ट आंसर यही है, तुम करके देख लेना। समझ गए आंसर? समझ गए मेरी बात को? समझे? तो हमारी जो तेरा सवाल था यहाँ पर कि ऐसे कैसे हो जाएगा, उसका आंसर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये सही एक आंसर नहीं कहेंगे हम इसे। बेसिकली ज़्यादा अच्छा हो गया हमने इससे करा, हमारा आंसर बदला और बदलने से हमने एक निष्कर्ष निकाला
कि इन्होंने फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर रखी है, और फ्रैक्शन में ऑर्डर होते कॉस्ट हो सकती है, ऑर्डर नहीं हो सकते। ये वही वाली बात है ना, जैसे शेयर्स होते थे वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, तो एक होगा या दो होंगे, 1.5 शेयर कभी नहीं होता। समझ गए ना मेरी बातों को? आया? ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि मोस्ट इकोनॉमिकल ऑर्डर साइज इज 100 और लेस देन 200। ये है मेरे पास। समझ गए? कोई दिक्कत? ये अच्छा हुआ हमने इसे बदल के करा। ठीक है, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर है यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 8। चलो अब आगे हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, पढ़िए। द क्वार्टरली प्रोडक्शन ऑफ अ कंपनी, देखो क्वार्टरली प्रोडक्शन ऑफ अ कंपनीज प्रोडक्ट विच हैज बीन स्टडी मार्केट। बताओ क्वार्टरली प्रोडक्शन कितना है हमारा? 20,000 यूनिट। ये प्रोडक्ट है, ये मटेरियल है? प्रोडक्ट है। ईच यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट रिक्वायर, बताइए कितना मटेरियल रिक्वायरमेंट है हमें? आधा किलो। समझ गए। द कॉस्ट ऑफ द प्लेसिंग वन ऑर्डर ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? 100 रुपये। एंड द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कितना लिखा है? ₹2 पर एनम, मतलब पर यूनिट पर एनम, ये एक तरीके से। द लीड टाइम ऑफ प्रोक्योरमेंट रॉ मटेरियल, लीड टाइम समझ गए ना, कि अगर आज ऑर्डर करते हैं तो माल आने में 36 दिन लगते हैं। समझ गए? तो हम पे क्या होना चाहिए? 36 दिन का माल होना चाहिए, टेक्निकली होना चाहिए ना इतना। आगे चलते हैं। एंड द सेफ्टी स्टॉक ऑफ कंपनी, अपने पास सेफ्टी स्टॉक लगती है कितना? 1000 किलो का। चलिए जी। ऑफ द रॉ मटेरियल, इस मटेरियल इज मेंटेन बाय द कंपनी। नहीं 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 नहीं, ये मतलब नहीं है, ये उस क्वेश्चन में आ रहा था, मतलब तो इस क्वेश्चन मतलब बताओ। अगर इमरजेंसी में नहीं आया, ये इमरजेंसी वाला पॉइंट है, ये वही वाला पॉइंट है। ठीक है ना, जो तू पकड़ रहा है, मतलब रीऑर्डर लेवल के बाद जब 36 दिन अगर कंजम्पशन के बाद भी माल नहीं आया तो इमरजेंसी में जो परचेज हमारी, समझ गया, ये वो है। द कंपनी हैज़ बीन एबल टू नेगोशिएट द फॉलोइंग डिस्काउंट स्ट्रक्चर विद द रॉ मटेरियल। कंपनी के पास ये डिस्काउंट स्ट्रक्चर है कि अगर हमारा क्वांटिटी लेवल ये रहेगा तो हमें ये डिस्काउंट मिलेगा। समझ गए? आगे चलते हैं। यू आर रिक्वायर्ड कैलकुलेट रीऑर्डर पॉइंट। देखो अभी वैसे इसकी बात मैं तेरे से करूँगा, देन यहाँ पे रीऑर्डर पॉइंट की बात हो रही है। रीऑर्डर पॉइंट को ना रीऑर्डर लेवल भी कहते हैं। रीऑर्डर लेवल का मतलब होता है कि कब हम अपने सप्लायर को ऑर्डर प्लेस कर देंगे। बात क्लियर होगी नहीं? कब हम अपने सप्लायर को ऑर्डर प्लेस कर देंगे, क्लियर ही नहीं है। वैसे मैं तेरे को एक दिन बता देता हूँ, मतलब माल आने में कितना दिन लगता है। यानी कि जब अगर मेरे गोदाम में 36 दिन का माल पड़ा हुआ होगा, इसको 1000 को हटाकर, 1000 को हटा के बोल रहा हूँ, अगर हमारे गोदाम में 1000 को हटा के, सेफ्टी स्टॉक को हटा के अगर 36 दिन का माल पड़ा हुआ है तो मुझे ऑर्डर कर देना नहीं कर देना चाहिए? क्योंकि अभी बात आज ऑर्डर करूँगा तो 36 दिन का माल पड़ा हुआ है, 36 दिन लगेंगे माल आने में। सही बात है, ये नहीं है? और जैसे ही 36 दिन का माल खत्म होगा ऑर्डर आ जाएगा मेरे पास, फिर दोबारा मेरे साइकिल चालू हो जाएगी मेरी। सही बात है, नहीं है? तो उसे बोलते हैं रीऑर्डर लेवल। क्या बोलते हैं? रीऑर्डर लेवल, कि मुझे किस पॉइंट पर ऑर्डर करना है। मतलब जब मेरे गोदाम में कितना किलो माल हो जाए, इन्वेंट्री हो जाए, मैं ऑर्डर प्लेस कर दूंगा, मुझे वो क्वांटिटी बतानी है। समझ गए मेरी बातों को? आगे चलते हैं। ठीक है ना। टेकिंग क्या लिखा है? 30 डेज इन अ मंथ। अब इसका बकवास समझ लेना। अच्छा, एक साल भर में कितने महीने होते हैं? 12। यानी कि तुम्हें कितने दिन लेने हैं? ये इनडायरेक्टली बोला हुआ है, 360 दिन लेने पूरे साल भर के। मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? आगे चलते हैं। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोक्यूरमेंट एंड स्टोरेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल आफ्टर कंसिडरिंग द डिस्काउंट ऑफ द कंपनी
इलेक्ट टू प्लेस 1 2 4 6 ऑर्डर, ठीक है ना। ये बताएगा कि अगर कंपनी एक ऑर्डर में माल मंगाती है, 2 में, 4 में, 6 में माल मंगाती है, मतलब एक ऑर्डर देगी, 2 ऑर्डर देगी, 3 ऑर्डर देगी, सॉरी एक 2 4 उसे नंबर ऑफ ऑर्डर बता दी इन्होंने। उस नंबर ऑफ ऑर्डर के अकॉर्डिंग तुम्हें क्या निकालोगे, ऑर्डर साइज निकालोगे। उस ऑर्डर साइज से तुम्हें पता लग जाएगा, डिस्काउंट पता लग जाएगा। उसके अकॉर्डिंग तुम क्या निकालोगे, टोटल कॉस्ट तुम्हें फाइंड करनी है। मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? चलिए, स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर विच द कंपनी शुड बी प्लेस टू मिनिमाइज द कॉस्ट आफ्टर टेकिंग EOQ ऑल्सो इनटू कंसिडरेशन। चलिए, बात क्लियर हो गई? यहाँ तक क्लियर है? एक बार क्वेश्चन को आराम से रीड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं फिर। जुड़ा नहीं है ना? मजा आ गया। पढ़ लिया? चल आगे दीदी, आ जाओ। देखो, पहले तो हम क्या करेंगे बेटा, डेटा अरेंज करेंगे, ठीक है ना। डेटा क्या अरेंज करेंगे, छोटी छोटी वर्किंग बना लेते हैं। बताइए, मुझे बताइए फटाफट, वर्किंग 1 बताओ। हमारी क्वार्टरली प्रोडक्शन कितनी है? 20,000। तो हम ये लिखेंगे एनुअल प्रोडक्शन। हमारी एनुअल प्रोडक्शन आ रही है कितनी? 20,000 यूनिट, है नहीं यूनिट, 20,000 यूनिट, और इनटू क्या करेंगे 4। तो कितनी साल भर में कितनी यूनिट बनाएंगे हम? 80,000 यूनिट। तो यहाँ पे लिखेंगे एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। साल भर में हमें कितने माल की रिक्वायरमेंट है, जोड़ तो बोलो। 80,000 इंटू 0.5 kg, तो कितना हो गया हरीद हमारा? हमें 40,000 किलो। ये दिस इज व्हाट, दिस इज एनुअल रिक्वायरमेंट ए। अच्छा, हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखी है ₹100 पर ऑर्डर, बहुत बढ़िया। अच्छा, हमारी कैरिंग कॉस्ट कितनी है? हमारी कैरिंग कॉस्ट है ₹2 पर यूनिट, ₹2 पर यूनिट पर एनम। हाँ, पर केजी, मैं पर यूनिट बोलता है मेरे मुंह से, आप इसे पर केजी कह सकते हैं, पर केजी पर एनम, ठीक है ना। अब यहाँ पर ऑब्वियस बात है, EOQ तो स्पेशली मांगा नहीं है, लेकिन EOQ की जरूरत पड़ेगी जरूर। EOQ का फॉर्मूला क्या होता है? √2AO डिवाइडेड बाय AO डिवाइडेड बाय C, ठीक है। यहाँ कर दो सॉल्व, आ जाओ। √2 A कितना है हमारा? 40,000। ऑर्डरिंग कितनी है हमारी? 100 डिवाइडेड बाय 2, कितना बेटा हरीश? फटाफट कैलकुलेट कर, हैं 2000 किलो, 2000 किलो। यानी कि हमें अकॉर्डिंग टू EOQ ये कहता है कि 2,000 किलो करके मंगाओगे तो लीज कॉस्ट आएगी तुम्हारी, ऐसा EOQ का कहना है। बात क्लियर होगी नहीं होगी? ठीक है ना। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे निकालूँ नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस्ड, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना हो जाएगा? हमें मंगाने 40,000 किलो माल, और हर नयन कहता है कैसे मंगाएंगे? 2,000 करके मंगाएंगे। तो हमें कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे? वी हैव टू प्लेस 20 ऑर्डर्स इन अ ईयर्स। सही बात ही नहीं है? तो अगर मैं यहाँ पर टोटल रेलिवेंट कॉस्ट निकालने लगूँ तो टोटल रेलिवेंट कॉस्ट क्या बैठेगी मेरी? बताओ फटाफट से। रेलिवेंट कॉस्ट क्या होती है? ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। सही कह रहा हूँ मैंने ये बताया था कल आपको। चलो, अब मुझे बताओ ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है मेरी? 100 रुपये पर ऑर्डर है ना हरित? हाँ, 20 × 100 कितना हो गया? 2,000। वैसे तो मुझे पता है निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि तुम ऑलरेडी ये जानते हो कि EOQ पे दोनों सेम होते हैं, तो तुम मुंह उठा के इसे भी 2,000 लिख सकते हो। लेकिन फिर है वो 2AO, हाँ बिल्कुल √2AO से लगा सकते हो, क्योंकि मैंने बताया था
आप EOQ पे √2AC लगा सकते हो, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे फॉर्मूला भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है वो भी। तो बताओ ये कि तुम्हारा ऑर्डर साइज कितना है 2000 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 2 है ना, आधा, और ये होगी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, समझ गए। तो भैया हमारी रेलिवेंट कॉस्ट कितनी आ रही है? 4000। हे प्रभु, बात क्लियर होगी नहीं होगी? 4000 आ रही, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत बढ़िया, चले भैया, चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने पहला पॉइंट क्या पूछा है हमसे? पहला पॉइंट इन्होंने क्या पूछा है? री ऑर्डर लेवल या री ऑर्डर पॉइंट, इनकी भाषा में देखो री ऑर्डर लेवल के अलग अलग फॉर्मूले थे, क्लियर ही नहीं है? फॉर्मूले मैंने बता दिए लेकिन तेरे को बता दूंगा। यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा ये तो समझ लेना। यहाँ पे लगेगा सेफ्टी स्टॉक या बफर स्टॉक भी कहते थे हम, याद है ये फॉर्मूला हमारा? सेफ्टी स्टॉक या बफर स्टॉक प्लस, ठीक है ना, स्टॉक रिक्वायरमेंट फॉर लीड टाइम, ठीक है ना। अब इधर देखना बहुत आसान है, बताओ सेफ्टी स्टॉक हमें कितना दे रखा है? 1000 किलो, समझ गए? बात क्लियर होगी? समझाऊंगा इसे, चिंता मत करना, ठीक है। मुझे बताओ साल भर में कितना माल चाहिए? 40,000 माल चाहिए, तो यानी कि मेरी कंजम्पशन 40,000 की है। साल भर में कितने दिन है? साल भर के दिन 360। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ दीदी, ओ दीदी, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 360 दिन में मेरी कंजम्पशन ये है? हाँ ये ना, ठीक है। और माल आने में कितने दिन लगते हैं? 36 दिन लगते हैं, बोलो हाँ ये ना। तो अगर देखो ऐसा समझते हैं, बहुत आसान तरीके, मैं इसे अभी रफ करूंगा, चिंता मत करना। 40,000 डिवाइड में 360 कर दो, 111 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग। यानी कि दीदी ऐसे कह देंगे, अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ये मेरी एक दिन की कंजम्पशन आ रही है, 360 दिन की कंजम्पशन 40,000 है, तो एक दिन की कंजम्पशन ये आ गई डिवाइड करके। और मुझे कितने दिन की निकालनी है? 36 दिन की। लीड टाइम कितना है? 36 दिन। तो स्टॉक रिक्वायरमेंट 36 दिन को कितना है? आया समझ में नहीं आया? क्लियर है? तो ये कितना बैठा हमारा? 1000 किलो प्लस 4000 किलो, तो कितना हो गया बेटा हमारा? ये 5000 किलो। ये यानी कि जब मेरे गोदाम में ना माल 5000 किलो आ जाएगा, तब मैं ऑर्डर डाल दूंगा सप्लायर को, भैया माल भेज दे। समझ गए? समझ गए? क्लियर है? अब जैसे मैंने ऑर्डर डाला, तो ऑर्डर आने में कितने दिन लगेंगे? 36 दिन। तो 36 दिन की कंजम्पशन मेरे पास है कितनी? 4000। 5 नहीं 4000 तो मुझे मेंटेन करना है हर हाल में। अब तू कहेगा सर ऐसे क्यों मेंटेन करना है? तो इसका लॉजिक मैंने बता दिया था, फॉर सेफ साइड। सेफ साइड क्या होता है? आपको पता है कि हम जो प्लानिंग करते कभी नाक की चोटी पे नहीं करते, देसी भाषा बता रहा हूँ मैं तुम्हें। कभी भी हम कोई प्लानिंग करते हैं तो ऐसे नहीं करते। तुमको पता है कि अगर अगर तुम्हारे घर में कोई भी ब्याह शादी खर्चा होने वाला है, तो अगर तुम्हारे पापा का बजट 10 लाख है तो वो 10 लाख नहीं होता, हाँ ये ना, 12-15 हो जाता है, हाँ ये ना। कोई ऐसे एग्जैक्ट फिक्स रिजिड होके नहीं बैठता। सही बात ये नहीं है? क्लियर नहीं है? या तुम्हें पता है बनियों में कैसे रिश्ता दिया जाता है? अगर किसी की जेब पता है 50 लाख की जेब है, तो वो रिश्ता देकर आएगा 30 लाख का। उसे पता है ना 30 का 50 हो जाना है, वो 50 बोलेगा तो 50-70 हो जाएगा, उसकी वो जेब अलाउ करेगी नहीं। बनिया बुद्धि तो यही कहती है ना। ऐसा होता ही नहीं होता है? कभी हुआ ही नहीं? देखा तुमने? मैं तो लव मैरिज, लव मैरिज उतने कर जाओ और ज़्यादा हो लव मैरिज होती बात क्लियर हो गई? अब देखो इस भाषा को ना मैं इस तरीके से समझा देता हूँ तुम्हें। हालांकि ये लेक्चर मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर डाला हुआ है कि एक्चुअली क्या होता है, ये एक गिलास है, तो गिलास के अंदर पानी पूरा नहीं भरते, कभी भी थोड़ा गिलास खाली रखते हैं। ऐसा बोलते नहीं बोलते हम? मैंने बताया था एग्जाम्पल। तो मैंने बोला इस गिलास को ना, ये मान लो गोदाम है, मतलब तुम्हारा वेयर हाउस है, तो तुम वेयर हाउस में कितनी क्वांटिटी रखोगे? जितनी की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा तो नहीं रखोगे। ज़्यादा रखने का मतलब क्या होता है कि तुमने ओवर स्टॉक कर रखा है माल, बिना बात के माल भरा हो, इतनी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये वही वाली बात है कि तुम्हारे घर में ये पता है। हाँ बताओ, मैं तुमसे एक सवाल ही पूछा था बच्चों से, तुम दोनों बताना जवाब। हमारे घर में एक प्रोडक्शन हाउस है, क्या है वो? तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर में भी प्रोडक्शन हाउस है, बताओ क्या है वो? किचन, हाँ है ना भाई। आटा दाल चावल तो वही बनता है ना, सही बात ही नहीं है?
अब तुम्हारे घर में जितने मेंबर होते हैं राशन उतना ही आता है ना, ये भरे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या आता है ना भाई, ऑब्वियस बात है। खपत सबको पता होती है हमारे घर में क्या चावल लगता है, क्या आटा लगता है ना। कोई सामान होता है जिसे तुम पूरे साल भर तक स्टोर कर सकते हो, तुम वो माल मंगाते हो, और जो तुम्हें पता है कि रूटीन में आना चाहिए तुम वो माल मंगाते हो। सही बात ये नहीं है? ऐसा होता ही नहीं होता है? नहीं तो आपको पता ही है वो सुरैरी वगैरह लग जाती है कई बार, तो कितने ही बचा लो फिर भी लग जाती हैं। होता है या नहीं होता है ऐसा? और मौसम बदलता रहता है ना। तो कभी ओवर स्टॉक तो नहीं करते ना। सेम यही दिमाग हम अपनी कंपनियों में भी लगाते हैं कि भाई हमें ओवर स्टॉक नहीं करना, इसका मतलब ओवर स्टॉक है। समझ गए मेरी बातों को? और एक होता है नेक्स्ट लेवल जिसे बोलते हैं कि हम इससे कम भी नहीं करना, इससे नीचे भी नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर भी नहीं होना चाहिए, इससे नीचे तो खतरे की घंटी है। तो ये जो स्टॉक होता है ना बेटा, ये वाला स्टॉक, दिस इज कॉल्ड सेफ्टी स्टॉक। ये हर वक्त तुम पे रहना चाहिए। ये सेफ्टी स्टॉक है तुम्हारा। आया समझ में? नहीं आया? बोल दो बच्चों, क्लियर है नहीं है? ठीक है। लेकिन बीच में एक लेवल आता है जो तुमने भी निकाला है, दिस इज कॉल्ड रीऑर्डर लेवल। ये रीऑर्डर पॉइंट, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर पॉइंट आ गया। अब देखो ये जो दिन है ना, ये वाले दिन, ये वाला है, दिस इज कॉल्ड 36 डेज। आसान भाषा में बता रहा हूँ, क्वेश्चन से रिलेट करके तुम समझ जाओगे। ये है तुम्हारा 36 दिन। आया समझ में? नहीं आया? दीदी समझ गए? यानी कि ये है तुम्हारा 1000 किलो। नजर नहीं आएगा, यहाँ लिख दो। तो ये है तुम्हारा 1000 किलो माल। और दीदी ये कितना है? ये 4000। समझ गए मेरी बातों को आप? अब जैसे तुम इस यानी कि 1000 + 4, तो ये कौन सा लेवल हो गया? 5000 किलो। तो जैसे तुम यूज करते हो यहाँ पहुंचोगे, इस लाइन को छुओगे, मतलब 5000 लेवल पे पहुंच गए हो, तुम ऑर्डर डाल दोगे और इतने ऑर्डर आ रहा है, 36 दिन लगेंगे आने में, तो 4 इतने तुम ये कंज्यूम कर लोगे। समझ गए? और जैसे तुम इस पॉइंट पे पहुंचोगे माल आ जाएगा, एंड अगेन यू आर रीचिंग दिस पॉइंट। और अगर माल आने में दिक्कत हो गई, जैसे मैंने बताया था भी इमरजेंसी पर्ची, इसे कहता है इमरजेंसी, इसे इमरजेंसी डेंजर लेवल। इसके नीचे जाने का मतलब बताया था ना, याद है ना हरित? क्या बताया था? डेंजर लेवल। ये अगर तुम इस लेवल के नीचे गए, दिस इज कॉल्ड डेंजर लेवल। डेंजर लेवल का मतलब ये है कि अब तुम्हें नहीं पता माल आने में कितना समय लगेगा। क्या पता माल जिस रास्ते से आ रहा था ट्रक पलट गया हो, एक्सीडेंट हो गया हो, ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती है। फ्लड आ गया, नेचुरल कैलामिटी, भूकंप आ गए, सड़कें हिल गई, कुछ भी हो सकता है ना? कहाँ से माल आ रहा है तुम्हें थोड़ी ना पता है। हाँ है ना? ये दंगे फसाद हो गए, कुछ भी हो सकता है। मतलब एबनॉर्मल या नॉर्मल रीज़न, हाँ या ना, नेचुरल या फिर जो इंसानों द्वारा क्रिएट होता है, कुछ भी हो सकता है। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में? तब जब इस लेवल से नीचे जाते हैं ना नया नम, तो इसे बोलते हैं डेंजर लेवल। और डेंजर लेवल पे हमें क्या करना पड़ता है? इमरजेंसी परचेस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कि भाई अभी डेंजर लेवल को बीट करने के लिए हम पे 1000 किलो है, और एक दिन की कंजम्पशन कितनी आ रही थी लगभग हमारी? 111, लगभग 100 कर लेते राउंड ऑफ में, क्योंकि 10 दिन का माल है हमारे पास, राउंड ऑफ में 100 कर लेते दीदी, ठीक है ना? समझ में आएगा आसानी से। तो 1000 किलो माल है और एक दिन में कंजम्पशन आ रही है 100 किलो की, तो यानी कि कितने दिन का माल है हम पे? 10 दिन का माल है। बोलो हाँ या ना? तो अगर 2-3 दिन और वेट कर लो, माल आ गया तो ठीक है, नहीं तो इमरजेंसी परचेस करो। क्योंकि अगर तुमने इमरजेंसी परचेस नहीं करा तो तुम्हारी मशीन बंद हो सकती है। मशीन बंद होने का मतलब ये है कि तुम्हारी कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट तो चल रही है। जैसे कि लेबर बैटरी है, लेबर बैठ के क्या करेगी? बीडी जलाएगी, कुछ और थोड़ा ना करेगी, क्योंकि माल तो है नहीं, मशीन तो चल नहीं रही। हाँ ये ना? तो ये कॉस्ट पैदा हो, मतलब फिक्स कॉस्ट तुम्हारी मेंटेन हो जाती है, क्योंकि माल नहीं बनता। और दूसरी बात क्या है? चलो ये भी तुम कॉस्ट को भी झेल लोगे। अपार्ट फ्रॉम दिस गुडविल इफेक्ट आता है। तुम अब जो जिन लोगों के तुमने ऑर्डर पकड़े हुए हैं उनको डिलीवर करने में तुम समय लेट कर दोगे। आया? ये दिक्कत आती है। तो ये साइकिल है जो समझ में आनी चाहिए। अब आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं आई? बहुत बढ़िया। अरे तेरे को तो क्लियर ही हो गया होगा और अच्छे से, है ना? ठीक है, बात क्लियर हो गई? ठीक है, इसको इससे बोलो कि इसको पहले बता चुका था, अभी से वो प्रैक्टिकली कनेक्ट हो गया। लेकिन हाँ वही है, पॉइंट सारे वही हैं जो मैंने बताए। समझ गए? जो ओवर स्टॉक वाला लेवल था उसको बोलते हैं मैक्सिमम लेवल, और जो अंडर स्टॉक वाला पॉइंट था उसको बोलते हैं मिनिमम लेवल, और जो बीच में था वो कौन सा लेवल था? रीऑर्डर लेवल। और मिनिमम के नीचे कौन सा आता है? डेंजर लेवल। समझ गए? बात क्लियर हो गई? टेक्निकल टर्म है, याद तुम्हें यही करनी है। मैंने ना बनाया कुछ भी मैं सब किताब का ही पढ़ाऊँगा।
समझ गए? कोई कॉस्टिंग में कोई कुछ नहीं बनाता, ये ध्यान रखना। तुम्हें किताब की कॉस्टिंग पढ़ाई जाए बहुत होती है, समझ गए? बात क्लियर हो गई? ये ध्यान रखना, ये टेक्निकल टर्म ही यही है, समझ गए? मतलब अभी तू देख, क्वेश्चन भी इसी तरीके से अभी देखेगा तू, ठीक है? अब दूसरी रिक्वायरमेंट क्या थी इस क्वेश्चन की? बताओ। हाँ, दूसरी रिक्वायरमेंट पढ़ो, क्या लिखा है कि प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोक्यूरमेंट एंड स्टोरेज, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोक्यूरमेंट एंड स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल आफ्टर कंसिडरिंग द डिस्काउंट ऑफ द कंपनी इलेक्ट टू प्लेस। कंपनी अगर चाह रही है 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 4 ऑर्डर और 6 ऑर्डर इन द ईयर। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में? हाँ, चलिए। तो यानी कि हमें पहले क्या करना पड़ेगा? 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 4 ऑर्डर, 6 ऑर्डर कोडिंग ऑर्डर साइज निकालना पड़ेगा, फिर प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट निकालनी पड़ेगी हमें। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? प्राइस तो दिया हुआ नहीं है, तो फिर रेलेवेंट कॉस्ट भी निकालेंगे डिस्काउंट, ऑब्वियस सी बात है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जब प्राइस नहीं दे रखा है हमें, प्राइस गिवन ही नहीं है इसकी में, हाँ प्राइस गिवन नहीं है। जब प्राइस गिवन नहीं है तो ऑब्वियस बात है तुम 2 ही कॉस्ट निकाल सकते हो, विच इज कॉल्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। उन 2 को ही निकालोगे और अपने मामले को रफा दफा कर दोगे। क्लियर मेरी बात? चलो, अच्छा इन्होंने उसका बता दिया 400 200, ठीक ठीक ठीक, ये बेटर है, ठीक है ठीक है। इन्होंने परसेंटेज भी नहीं बताया ना, उसमें बता दिया, ठीक है बढ़िया। चलिए करें, शुरू करें, आ जाओ, आ जाइए। तो हमारा सेकंड स्टेप आता है, क्या लिखेंगे बोलो? स्टेटमेंट शोइंग टोटल रेलिवेंट कॉस्ट लिख दें, है तो रेलिवेंट ही है। टोटल रेलिवेंट कॉस्ट आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है। देखो मैं सबसे पहले क्या लिख रहा हूं यहां पर, क्योंकि इन्होंने मुझे बता रखा है नंबर ऑफ ऑर्डर, ये मुझे गिवन है, ये मुझे बता रखे हैं कि भाई ये ऑर्डर है अलग अलग लेवल पे। इस नंबर ऑफ ऑर्डर के बेस पे मैं क्या निकाल लूंगा? ऑर्डर साइज। बस अब मैं निकाल लूंगा ऑर्डरिंग कॉस्ट, फिर मैं निकाल लूंगा कैरिंग कॉस्ट, फिर मैं निकाल लूंगा डिस्काउंट, मुझे दे रखा है तो ऑलरेडी गिवन है, फिर मैं निकाल दूंगा टोटल कॉस्ट आफ्टर डिस्काउंट। इसे कैसे करेंगे? देखो इधर देखो, इसे बोल दूंगा ए, इसे बोल दूंगा बी, इसे बोल दूंगा सी, इसे बोल दूंगा ए प्लस बी माइनस सी। ये बात सबको समझ में आती है? समझ में आती है? ये बात नहीं आती? ये 2 कॉस्ट है और डिस्काउंट लगेगा तो कॉस्ट कम हो जाएगी, तो माइनस कर दिया सी को मैंने, समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात में? बहुत बढ़िया। बताइए क्वेश्चन के अंदर क्या बोला, कितने ऑर्डर पकड़ने मुझे पकड़ने हैं 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 4 ऑर्डर, 6 ऑर्डर, ये बोला हुआ क्वेश्चन में। हाँ ये ना, मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है बच्चों? 40,000 रुपये। तो अगर 1 ऑर्डर के अंदर मंगाऊंगा माल तो कितने किलो मंगाना पड़ेगा? 40,000 किलो। 2 में मंगाऊँ तो कैसे मंगाऊंगा? 20,000 किलो। पता नहीं, ये वाली बात समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही है ना? कैसे? देखो मैं ऐसे कर देता हूँ, 40,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर। अब समझ में आ गया? यदि क्लियर है? 4 में मंगाऊंगा तो 10,000 किलो, और बेटा 6 में मंगाऊंगा तो 6 6 6 7 कर दूँ? चलो ये ले लेते हैं, ठीक है, आ गया। चलो तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगी? एट द रेट ₹100। बताइए, 1 ऑर्डर इंटू 100, तो ये तो 100 रुपये लगेगा। यहाँ 2 ऑर्डर है, 2 ऑर्डर इंटू 100, यहाँ 200 रुपये लगेंगे। यहाँ 4 ऑर्डर है, 4 इंटू 100, यहाँ 400 रुपये लगेंगे। यहाँ 6 ऑर्डर है, 6 इंटू 100, तो 600 रुपये लगेंगे। मेरी बात समझ में आई है नहीं है? ठीक है। नेक्स्ट कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? 40,000 डिवाइड बाय 2 ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई कैरिंग कॉस्ट, वो भी 2 है। सही बात है नहीं है? तो सही नहीं आएगा, ये देखा जाए तो क्या हो जाएगा? 40,000 डिवाइड बाय 2 इंटू 2, तो 40,000 ही आएगा। 20,000 डिवाइड बाय 2 इंटू 2, समझ गया ना? ठीक है, करके बताने दे, करंट आ गया तो मैं सीधा लिख दूँ?
40, 20, 10,000 रुपये। ये समझ में आ गया सबको? क्योंकि इसको जब मैं इधर पुट करूंगा तो 2 से 2 कट ही रहा है, ये रुपए हैं, समझ गए? डिस्काउंट दे रहे हैं, बताना डिस्काउंट कितना है? ऑर्डर साइज कितना था पहला? 40,000। तो 40,000 कहाँ फॉल कर रहा है? यहाँ पर फॉल कर रहा है। तो कितना डिस्काउंट आएगा? 4,000 का। और दूसरा ऑर्डर क्या था हमारा? 20,000 का। 20,000 कहाँ फॉल कर रहा है हमारा? यहाँ, तो 3200 का। तीसरा क्या था ऑर्डर था हमारा? 10,000 का। 10,000 हमारा यहाँ फॉल कर रहा है 2,000 का, ठीक है ना? और फिर क्या था हमारे? ये 400 का, मतलब 4,3200, 2,400। बताओ यहाँ पे कितना डिस्काउंट है? 4,000। देखो मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये ऑर्डर साइज यहाँ है, ये 40,000 का आ जाएगा, क्लियर है? फिर क्या था हमारा? 20,000 का। तो 20,000 कहाँ पर फॉल करेगा हमारा? यहाँ पर, इनके बीच में। तो कितना डिस्काउंट? 3200 का, समझ गए? हाँ बेटा, ये कितना आ रहा है? ये वाला पता है? 2,000। और ये कितना है? 400। बताओ कैसे निकालोगे? दिस प्लस दिस माइनस दिस। 36,100। ये 20,000 है, ये 3200 है, माइनस 200 है। क्यों? हाँ हाँ हाँ, सॉरी 17,000, ठीक है। 8,400 आएगा, 8,400। ठीक है, ये आ गया, क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छा एक बताओ, हमने ईओक्यू कितना निकाला था? 2,000 किलो। 2,000 किलो निकालता ना। अगर मैं ईओक्यू पे काम करूं तो ईओक्यू कहाँ फॉल करेगा मेरा? यहाँ पर। और ईओक्यू पे कोई डिस्काउंट नहीं है। लेकिन ईओक्यू पे हमारी कॉस्ट कितनी आ रही थी? हमारी कॉस्ट आ रही थी 4,000, हाँ है ना? चलो अब मैं तुमको बताऊँ ईओक्यू पे कॉस्ट कितनी है, बाकी अलग अलग लेवल पे देखो कितनी कॉस्ट आ रही है। ये बोलो हाँ ये ना, तो बताओ बेस्ट क्या है? ईओक्यू। आया समझ में? नहीं आया? क्योंकि देखो ईओक्यू पे 4,000 कॉस्ट आ रही है और बाकी लेवल पर फिर भी ज़्यादा आ रही है, तो स्टिल ईओक्यू बेटर है, क्योंकि ईओक्यू पे क्या हो रही है? हमारी कॉस्ट सबसे लीस्ट है, समझ गए? ये मैंने समझ में आया? अब यही आंसर इन्होंने मांगा है यहाँ पर। अब पढ़ो पॉइंट नंबर 3, समझ में आ जाएगा तुम्हें। क्या कि कौन से किस ऑर्डर में जाओगे? मिनिमम कॉस्ट है, और ईओक्यू को भी दिमाग में रखना। तुम क्या बोलिए? ज़्यादा बैटरी की भैया हम 2,000 करके माल मंगा लेंगे, 20 ऑर्डर में माल मंगा लेंगे, बात खत्म। हमारी कॉस्ट वहाँ पे कम आ रही है। ये हमें आंसर देना पॉइंट नंबर 3 पे। क्लियर है? दे सकते हैं? कोई दिक्कत? समझ में आया? ठीक है। ये सब चीज़ें, हाँ अगर उनके पास डेटा होता है तो। देखो मैं बता के जाता हूँ। लेकिन भैया देखा जाए यहाँ पर मैं थोड़ा बोलता हूँ, फिर देर सुनूंगा। पता ये चीज़ें प्रैक्टिकली लगाई जा सकती हैं, सिर्फ एक चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, डेटा। ये सब पॉसिबल है, लगाते भी हैं लोग, लगाते भी हैं। जो CMS होते हैं उन्हें इसी चीज़ के लिए अपॉइंट किया जाता है, लेकिन अपॉइंट वही करता है जिसको ये चीज़ें करवानी होती हैं। मोस्ट ऑफ दी लाला कंपनियाँ नहीं करती काम, जिनका माइंड लाला वाला होता है ना, वो नहीं करते काम। पहले बता रहा हूँ, कट टू कट बता रहा हूँ ये वाली चीज़। ये तो प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, बहुत प्रैक्टिकल सोच बता रहा हूँ मैं तुम्हें। CMS वही कंपनी रखती है, MNCs रखती हैं, ठीक है ना? या कोई कंपनी है जो एक्सपोर्ट करती है, वो गारंटीड रखेगी CMS। वो हमेशा कॉस्टिंग पे काम करती है अपनी, क्योंकि उसे पता है कि क्योंकि उन कंपनियों को पता है कि मैं एक्सपोर्ट तभी कर पाऊँगी जब मैं कॉस्टिंग निकाल पाऊँगी, अदर कर ही नहीं पाऊँगी मैं काम। क्योंकि इंडिया में माल महंगा बन रहा है, बाहर सस्ता मिल जाएगा। तो हमें अगर इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट करना है तो हम पे क्या होनी चाहिए? कॉस्ट, कि हम क्वालिटी भी अच्छी दें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्वालिटी दें, और प्राइस भी क्या हो? कम हो। समझे नहीं समझे मेरी बातों को? ये बता रहा हूँ, वो कंपनियाँ रखती हैं अपने यहाँ CMS को, लेकिन लाला कंपनी नहीं रखती। जो लाला कंपनी इन द सेंस बता के चल रहा हूँ, जिनका सीधा व्यापार सिर्फ इंडिया में है, बस
बहुत ऐसी कम कंपनियां हैं जो ये काम करती हैं प्रैक्टिक। और क्योंकि CMS को ना इसके क्यों अप्रोच करता है, CMA यही डेटा जो होता है निकलवाता है, रेलिवेंट डिपार्टमेंट में जाएगा, रेलिवेंट डिपार्टमेंट में काम देगा और बोलेगा ये डेटा मुझे निकाल के दो। फिर उस डेटा को वो अरेंज करेगा और एनालाइज करेगा और फिर बताएगा अपने मतलब अपने बोर्ड मीटिंग्स में बताएगा उसी डेटा को एनालाइज करके। ये होता है, सब होता है। CMA को अपॉइंट इसलिए करते हैं कि डेटा निकलवाए वो, कि मुझे ये डेटा चाहिए। समझ गए, ये है। और या फिर कॉस्ट को मैनेज करने के लिए कॉस्ट सेंटर्स बनवाए बेसिकली। कई बार क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉस्ट क्या होती है, बिखरी हुई रहती है कॉस्ट, यहाँ से भी लागत, वहाँ से भी लागत, वहाँ से भी लागत, वहाँ से भी लागत, हर जगह से लागत ही लागत आ रही है। तो उनको क्या करते हैं, लागत दो, कोई बात नहीं, कॉस्ट आ रही है कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें पता रहे कि कौन सी कॉस्ट किस जगह से निकल रही है और वो बंदा अपनी कॉस्ट को रिकॉर्ड करे, तरीके से बताए। समझ गए, और उसको CMS को दे जिससे वो उसको एनालाइज कर सके, बिखरी ना रहे कॉस्ट। और लालों में क्या होती है, बिखरी रहती है कॉस्ट है। ये क्वेश्चन पूछना है भैया, मतलब ये तो हेलो। होता है कि सीए ज्यादा फेमस है, मतलब फेमस इन द सेंस कि ज्यादा लोग सीएम के बारे में नहीं जानते हैं, सीए के बारे में लोग ज्यादा जानते हैं। तो आपने सीएम की चूज किया उधर। ये मैं लेक्चर के बाद दे दूँ जवाब, ठीक है। अब तू बोल, तू कुछ कहना चाह रहा था। मैं तो ये कह रहा था कि मतलब ये तो पॉसिबल नहीं होना, क्योंकि कैसे पता होगा कि एक दिन में सेल कितनी होने वाली है, ये चीज़ फिक्स्ड डेटा कैसे मिल सकता है? फिक्स डेटा कभी कॉस्टिंग में फिक्स डेटा नहीं होता। तो ये सब एवरेज बेसिस है। हाँ, जैसे इसमें 36 दिन तक सारा एवरेज होता है, सारा कॉस्टिंग में कोई डेटा फिक्स नहीं होता। फाइनेंस में सारा डेटा फिक्स होता है, उसके पीछे लॉजिक दे रहा हूँ मैं तो। हम काम करते हैं मतलब कॉस्टिंग पूरी काम करते हैं फोरकास्टिंग पे, मतलब भविष्य के पीछे काम करेगी, भविष्य का अनुमान लगाना है तो वो फोरकास्ट कर रहा है। फोरकास्ट में क्या लेता है वो, एवरेज डेटा लेता है। समझ गए, मतलब पास्ट एक्सपीरियंस लेगा, ये कॉम्पिटिटर एनालाइज ले लेगा। समझ गए, क्लियर ही, या मार्केट का एनालाइज ले लेगा। ये होता है कुल मिला के। अब जैसा अगर देखा जाए किसी कोई नया बिजनेस है, नया सेटअप हुआ है, तो उसका तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है अभी मार्केट में, तो वो किसका एक्सपीरियंस लेगा, मार्केट का तो एक्सपीरियंस लेगा। समझ गया ना, उसके ब्याह पे डेटा एनालिस करेगा। ये होता है कहानी को। तो कॉस्टिंग में डेटा फिक्स नहीं होता, बहुत कम डेटा फिक्स होता है, एवरेज पे काम चलता है यहाँ पर। मैं तुम्हें सही बता के चलूँ, ये बता के चलो, कॉस्टिंग पूरी एवरेज पे चलती है बेसिकली। फाइनेंस के अंदर डेटा फिक्स होता है क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा। पढ़ा है ना आपने, कॉस्ट अकाउंट, कॉस्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल कौन सा पढ़ा होगा तुमने? लिमिटेशन में बताइए। लिमिटेशन होते हैं ना, लिमिटेशन भी था बिल्कुल, है ना। ये भी लिमिटेशन भी कहते हैं, उसमें पढ़ा था तुमने, थर्ड बुक में पढ़ा होगा। लेकिन आपको ये 11th के अंदर भी पढ़ाया जाता है। 11th में भी जब आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया जाता। तो उसके अंदर होता क्या कि ट्रांजेक्शन जो होती हैं वो होने के बाद रिकॉर्ड होती है, होने से पहले रिकॉर्ड नहीं होती। दिस इज व्हाट ना कि ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड क्यों नहीं होता, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट इसलिए रिकॉर्ड नहीं होता क्योंकि वो ट्रांजेक्शन से पहले आ जाता है। और कैश डिस्काउंट क्यों रिकॉर्ड होता है, क्योंकि ट्रांजेक्शन के बाद आता है। समझ गया ना मेरी बातों को? तो ये रटवा देते हैं बस। हैं? वो बात अलग है, समझ गया ना। लेकिन मैं तो लॉजिक बताता हूँ, बात क्लियर हो गई। यही कौन ये फाइनेंस में डेटा फिक्स होता है, ठीक है। और कुछ? ठीक है, चल आगे। चलिए नेक्स्ट, रुको पहले इसमें पेपर, चलिए आ जाओ। देखो ये क्वेश्चन मैं तुम्हारे हवाले करूँगा, बस एक बार दिखा देता हूँ तुम्हें मैं, ठीक है। बस इस मेरे को शायद ही क्वेश्चन जो है ये सेम ही है, अलग नहीं है बेसिकली, ये सेम ही अलग नहीं है बेसिकली अगर देखा जाए तो। बस क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ना डिस्काउंट परसेंटेज में दे रखा है, अगर अलग होगा तो कर लेंगे, नहीं तो तुम्हें दे दूंगा। आ जाओ आ जाओ, क्या लिखा है पढ़िए जरा फटाफट से। आ जाओ पढ़िए फटाफट से, क्या लिखा है? अज्यूम दैट द फॉलोइंग क्वांटिटी डिस्काउंट स्केड्यूल फॉर अ पर्टिकुलर बियरिंग अवेलेबल एट ए रिटेल स्टोर। देखो ये वही क्वांटिटी डिस्काउंट आ रहा है कि क्वांटिटी का साइज मतलब तुम्हारा ऑर्डर साइज तुम्हें दे दिए हैं, ठीक है ना, और तुम्हें डिस्काउंट बता दिया है कि 0%, 5%, 10%, 12%। ऑब्वियस है किसके ऊपर, परचेज प्राइस के ऊपर लगेगा ये परचेज कॉस्ट पे। द कॉस्ट ऑफ अ सिंगल बियरिंग विद नो डिस्काउंट, तो बताओ वो क्या है परचेज कॉस्ट तुम्हारी बेसिकली 30 रुपये। तो ये डिस्काउंट जो है इसी 30 पे लगने वाला है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई?
द एनुअल डिमांड, हमारी एनुअल डिमांड कितनी है मेरे बच्चे, 250 यूनिट की हमारी एनुअल डिमांड है, ठीक है, मतलब ये हमारा ए है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है मेरे बच्चे, 20 रुपीज़ पर ऑर्डर दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। द एनुअल इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज ₹4 पर यूनिट। आपको एनुअल इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट दे रही है 4 रुपये पर यूनिट, मतलब ये तुम्हारी कैरिंग कॉस्ट हो गई। डिटरमाइन द ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी, ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी दिस इज कॉल्ड EOQ, एंड द एसोसिएटेड मिनिमल टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एंड परचेसिंग कॉस्ट इफ शॉर्टेज आर नॉट अलाउड। ये तो आसान है, कर लोगे तुम, कि तुम्हें ये बताना है, एक तो EOQ बतानी है और एसोसिएटेड मिनिमल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एंड परचेसिंग कॉस्ट, मतलब तुम्हें सबसे कम कॉस्ट कहाँ पर पड़ने वाली है, तब तो EOQ निकाल दो। वही सेम ही कर लिया तुमने, 2 क्वेश्चन में तुम सब कर दोगे वाला, ठीक है। ऐसे पूछता है EOQ के अलावा कहीं और आ सकते कौन कॉस्ट? नहीं, EOQ के अलावा ही है यहाँ पे EOQ तो लगाओगे और टेबल बनानी पड़ेगी ना फिर तुम्हें, टेबल। और फिर डिस्काउंट का यूज़ क्या रहा तुमने, कहीं यूज़ करा नहीं, तो तुम EOQ पे ही बताओगे तुम्हारा जो भी EOQ आएगा। अब EOQ अगर इसके अंदर फॉल कर रहा है तो डिस्काउंट दोगे, और EOQ अगर यहाँ फॉल कर रहा है तो डिस्काउंट नहीं आने वाला। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? तो तुम्हें दोनों पे बताना है एक तरीके से, कि अगर डिस्काउंट लगाएंगे तो, और डिस्काउंट नहीं लगाएंगे मतलब EOQ पे तो हमारा मिनिमम कॉस्ट कहाँ बैठ रही है, फिर तुम्हें उसका जजमेंट देना है। कर पाएंगे? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, पिछले 2 क्वेश्चन जो करें बिल्कुल वैसा ही है। आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वैसे तुम्हारा जो आएगा ना वो EOQ, वो तुम्हारा EOQ आएगा 50 यूनिट्स आ रहा है, पहले बता रहा हूँ मैं, आंसर में से देख के बता रहा हूँ कि तुम्हारे EOQ जो आ रहा है वो 50 यूनिट्स आएगा। तो 50 यूनिट्स जो है तुम्हारे वो यहाँ पर फॉल कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पे बेटे देख, ये रहा 50 50 बोला है मैंने यहाँ पे। तो 5 EOQ में यानी कि तुम 50% डिस्काउंट पे आ गए एक तरीके से, समझ गए? तो तुम्हें ये देखना है कि तुम्हें 5% डिस्काउंट लेना है या उससे ज़्यादा डिस्काउंट पे काम करना है, समझ गए? उसके अकॉर्डिंग तुम्हें शेड्यूल बना देनी है, बस बहुत आसान है, कर दोगे। चलो अब मेरी मदद करना फॉर्मूला बताने में, ठीक है? चलो ये देखो वही स्टॉक लेवल वाले क्वेश्चन आ गए जिनके हमने फॉर्मूले पढ़े थे। चलो ठीक है, मुझे फॉर्मूला बताना क्या लिखा है। अ कंपनी मैन्युफैक्चर 5,000 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट पर मंथ। क्या लिखा है बेटा, ये ध्यान दो, क्या लिखा है? पर मंथ। एक कंपनी मैन्युफैक्चर करते 5,000 यूनिट पर मंथ। द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है तुम्हारी? 100। द परचेज प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल 100 रुपये पर kg, ठीक है। द री ऑर्डर पॉइंट, देखो री ऑर्डर पीरियड समझते हो, देखो री ऑर्डर पीरियड 4 से 8 वीक, ठीक है, मतलब मिनिमम पीरियड 4 और मैक्सिमम 8 वीक। द कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल वेरी फ्रॉम 100 kg, मतलब मिनिमम कंजम्पशन 100 है और मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी है? 450 पर वीक, ठीक है। द एवरेज कंजम्पशन आपको दे रखी है 270। देखो अगर तुम्हें एवरेज कंजम्पशन नहीं दे रखी होती ना, अगर एवरेज कंजम्पशन नहीं दे रखी होती तो तुम इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देना, एवरेज कंजम्पशन आ जाएगी, ठीक है। द कैरिंग कॉस्ट आपको दे रखी है, कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री 20 पर एनम, आप पर एनम, ठीक है, 20% पर एनम, मतलब इसके ऊपर लगा देना 10 रुपये के ऊपर 20%, 2 रुपये बैठ गया तुम्हारा, समझ गया। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट
रीऑर्डर क्वांटिटी, आपको क्या निकालना है, रीऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है, रीऑर्डर लेवल निकालना है, मैक्सिमम लेवल निकालना है, मिनिमम लेवल निकालना है, एवरेज स्टॉक लेवल निकालना है। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? क्लियर है? एक बार आराम से ना क्वेश्चन को रीड कर लो। दीदी पढ़ लिया? पढ़ लिया? चलिए शुरू करते हैं फटाफट से, आ जाओ। देखो इन्होंने पहला कौन सा निकाला है नयन, इन्होंने पहला निकाला है रीऑर्डर क्वांटिटी। अब देखो रीऑर्डर क्वांटिटी या तो हमें क्वेश्चन में मिलेगी, और अगर हमें रीऑर्डर क्वांटिटी नहीं दे रखी है तो ये हमेशा याद रखना आपको क्या निकालना है, EOQ निकाल देना, मैं बात खत्म। रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब है कितना तुम क्वांटिटी ऑर्डर करोगे, और क्वांटिटी ऑर्डर करना क्या है, ऑर्डर साइज, ऑर्डर क्वांटिटी, बात वही है। तो री यहाँ पे री वर्ड लगाते हैं, री का मतलब क्या है कि जो तुम बार बार ऑर्डर मारते हो, क्लियर नहीं है, अगेन एंड अगेन ऑर्डर करोगे। तो ऑर्डर क्या करते हो, EOQ ऑर्डर करते हो, और EOQ का फॉर्मूला क्या है नयन, √2A और डिवाइडेड बाय C। सही कह रहा हूँ मैं यहाँ पर? ठीक है। अब A का मतलब क्या है हमारा यहाँ पर, एनुअल रिक्वायरमेंट। बताओ एनुअल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है कि हमें कितना मटेरियल चाहिए होता है। बताओ हमारी एवरेज कंजम्पशन कितनी है, वही पर वीक है ना, पर वीक 275 किलो पर वीक, कितनी कंजम्पशन है, बोलो हाँ या ना। और हाँ, साल भर में कितने वीक होते हैं, 52। तो अगर मैं 52 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरी एनुअल कंजम्पशन पता लग जाएगी, बताना। 14,300 किलो, यानी कि मेरी ए है। और बताओ ओ तो शायद मुझे दे रखा है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, 100 रुपये पर ऑर्डर दे रखी है, और कैरिंग कॉस्ट तुमने निकाला ही है कितना कि 20%, 10 रुपये का 20%, कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, बोल फटाफट दे, 2 रुपये। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? बस नहीं ना, हमें क्या कर देना है, इस डेटा को यहाँ पे पुट कर देना है और कुछ नहीं करना। √2 ए कितना है, 14,300, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, 100 रुपये, कैरिंग कॉस्ट कितनी है, 2 रुपये। कितना निकला आंसर फटाफट बताओ? 1196 किलो। ये मेरे रीऑर्डर क्वांटिटी आ गया, EOQ कह दो आप इसे। आया समझ में? ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अरे राम, हाँ जी। अब दूसरा पॉइंट क्या पूछा है, फटाफट बताना। दूसरा क्या पूछा है इन्होंने, है रीऑर्डर लेवल। ठीक है, रीऑर्डर लेवल फॉर्मूला बोल फटाफट, क्या है रीऑर्डर लेवल का? मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। ये रीऑर्डर पीरियड लीड टाइम ही होता है मेरे बच्चों, समझ गए? वही लीड टाइम 36 दिन वाला जो एग्जाम्पल था हमारा। मतलब मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी देर की है, 450 किलो। मतलब रीऑर्डर, सुनो रीऑर्डर लेवल को समझना, इसको इसकी परिभाषा बड़ी आसान है समझना इसे। मैक्सिमम कंजम्पशन मतलब एक हफ्ते में मैक्सिमम कितना कंज्यूम करोगे, 450 किलो एक हफ्ते में, इतना यूज़ कर लोगे। और माल आने में मैक्सिमम कितना टाइम लगता है, 8 लिखा ना, 8 वीक लगते हैं, बोलो हाँ ये ना, क्लियर है ही नहीं है? तो 450 इंटू 8 3600, यानी कि तुम्हारे गोदाम में ना 3600 माल होगा। ऑर्डर मार देना, बात खत्म, समझ गए? क्योंकि जब ऑब्वियस बात है, तुम कम समय नहीं लोगे, तुम कितना लोगे, ज़्यादा समय ऑर्डर करने के लिए, समझ गए ना? मैं आगे नहीं वाली बात बोल रहा हूँ कि हम जो प्लानिंग करेंगे वो नाक की चोटी पे प्लानिंग नहीं करते,
हम सेफ साइड लेके चलेंगे अपनी इंडस्ट्री को, अपनी कंपनी को, अपनी फैक्ट्री, अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। ऐसा ना हो कि मशीनें बंद पड़ जाए, सही बात नहीं है। तो हम सेफ साइड होकर हम ये देखेंगे मैक्सिमम कितना कंज्यूम करने वाले हैं और मैक्सिमम टाइम कितना लगता है आने में। तो उतने दिन का हम पे सामान होना चाहिए। मैक्सिमम 8 हफ्ते लेता है माल भेजने में, तो 8 हफ्ते का मेरे पे सामान होना चाहिए और मैक्सिमम मेरी कंजम्पशन ये है, तो इसके अकॉर्डिंग इतना माल मेरे पे होना चाहिए। मैं कंज्यूम कुछ भी करूँ, मैं सेफ साइड हूँ। माल पहले भी आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं सेफ साइड हूँ। आया समझ में? नहीं आया कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में? क्लियर है ना मेरी बात? तो फॉर्मूला समझ में आ रहा है ना, कहना क्या चाह रहा है? तुम्हें ये समझ में आना चाहिए। रीऑर्डर लेवल क्लियर हुआ? रीऑर्डर लेवल क्लियर हुआ? उसके आगे बोलो। अच्छा, हमसे पूछेगा मैक्सिमम लेवल। चलो भाई, कोई बताएगा मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी ठीक है, पहला हो जाएगा रीऑर्डर लेवल, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम लेवल है हमारा, मतलब हमें इससे ऊपर स्टॉक नहीं रखना अपने पास। रीऑर्डर लेवल कितना निकाला था? ये रहा 3600 किलो ऊपर निकाला तुमने। रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी निकाली तुमने? 1196। कितना क्वांटिटी आप ऑर्डर करोगे, माइनस मिनिमम कंजम्पशन हमें दे रखा है शायद 100 का दे रखा है ना? 100 किलो हमारी मिनिमम कंजम्पशन है और मिनिमम टाइम कितना लगता है आने में सामान? 4 हफ्ते लगते हैं। ठीक है, तो बोलो कितना? 3600 प्लस 1196 माइनस 400। बोल बेटा कितना आया? है 4396। मतलब हमें अपने गोदाम में इन एनी हाउ इससे ऊपर माल नहीं लेना। गोदाम में इससे ऊपर माल नहीं होना चाहिए। इससे ऊपर होने का मतलब क्या है? ओवर स्टॉकिंग कर रहे हो तुम बिना बात की। माल को बिना बात के अपने पास रख रहे हो, रखना ही नहीं है मुझे। ठीक है, बिना बात की तुम्हारी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक पड़ी है अगर सुपर माल है तो। चौथा क्या पूछा इन्होंने? 3 हो गए। मिनिमम लेवल, चलो मिनिमम लेवल बोलो। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला बोलो। रीऑर्डर लेवल माइनस रीऑर्डर लेवल जो तुमने निकाल दिया 3600 रीऑर्डर लेवल। ध्यान रखना कंफ्यूजन कहाँ होती है? कंफ्यूजन नहीं होती, जल्दबाजी होती है इसे। वो हाँ कि रीऑर्डर लेवल पे रीऑर्डर क्वांटिटी डाल देते हैं। ये रीऑर्डर क्वांटिटी पे रीऑर्डर, तो ये आगे तुम लिख क्या रहे हो? तुम रीऑर्डर लेवल लिख रहे हो, ये रीऑर्डर क्वांटिटी लिख रहे हो, दोनों अलग अलग है। समझ गए? कि ध्यान से देख के डालना। हाँ बेटा बोल। रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल। बेटा नॉर्मल का मतलब है एवरेज, नॉर्मल का मतलब है एवरेज। नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, ये नॉर्मल लीड टाइम रीऑर्डर पीरियड। चलो बेटा बोलो। तो बताओ रीऑर्डर लेवल कितना निकाला भैया हरित? 3600 किलो निकाला है तुमने, माइनस नॉर्मल कंजम्पशन कितने तुम्हारी? 275 किलो। और देखो नॉर्मल लीड टाइम, नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड तुम्हें नहीं दे रखा, निकालोगे तुम कैसे निकालोगे? इसका एवरेज कर दो। 4 और 8 12/2 6 आया दीदी? समझ में आया ना? लो जी, मैं यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ। 4 + 8 / 2। ठीक है, तो बताइए ये हो गया तुम्हारा 3600 किलो माइनस 275 × 6। बोलो बेटा कितना आ रहा है ये? 1950 है, ये 1650 आ रहा है। आंसर कितना आया? 1950। इससे नीचे नहीं होना चाहिए माल। समझ गए? मिनिमम लेवल है, मतलब इतना माल तुम्हें होना चाहिए। बफर स्टॉक, बफर स्टॉक, हाँ बफर स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक कह लो। क्लियर है? मिनिमम लेवल आ गया। उसके बाद क्या है बोलो? एवरेज स्टॉक पूछा है। एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक कैसे निकालते बोलो? मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल / 2। बोलो मिनिमम कितना है बेटा? 1950। मैक्सिमम कितना था तेरा? 4396/2 कितना आ रहा है? 3173 किलो। ये एवरेज स्टॉक आ गया। तो फॉलो पुट कर रहे हैं हमें। आ गया? कोई दिक्कत? चले लाला जी आगे। चलो
हे प्रभु, ये 10वां था ना, 10वां। चलो क्या लिखा है, पढ़िए फटाफट से। ये लिखा है PQR लिमिटेड मैन्युफैक्चर स्पेशल प्रोडक्ट व्हेन रिक्वायर्ड जेड, विच रिक्वायर्ड जेड, जेड क्या है, रॉ मटेरियल। बहुत बढ़िया। द फॉलोइंग पर्टिकुलर वर कलेक्टेड फॉर द ईयर 13-14, आपको 2013-14 का डेटा दे दिया। मंथली डिमांड ऑफ जेड, आपको मंथली डिमांड दे रही है जेड की, कितनी देर की मंथली डिमांड, 3000 किलो। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग इन ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट दे दी तुम्हें 500 रुपये की। री ऑर्डर पीरियड 500 से मतलब 5 मिनिमम और 8 मैक्सिमम, ठीक है ना। और ये मंथली डिमांड है, मंथली को 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12 × 36 कितना आएगा। ये दिस इज व्हाट ए, ये ए है तुम्हारा एनुअल रिक्वायरमेंट, दिस समझ गए। आगे चलो, कॉस्ट पर यूनिट दे दिए, कैरिंग कॉस्ट पर एनम दे दिया, नॉर्मल यूसेज, दिस इज एवरेज यूसेज, एवरेज कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन। कर दोगे मेरे को, दो ही चीज़ पूछेगी इन्होंने ना, दो ना पूछी, सब पूछा है मैंने, स्क्रॉप नहीं करा, लिख दे रहा हूँ यहाँ पर मैं। इन्होंने सब पूछा है आपसे, इन्होंने आपसे मिनिमम मैक्सिमम एवरेज, मिनिमम लेवल भी पूछा है आपसे मैक्सिमम लेवल भी पूछा है, और आपसे एवरेज लेवल भी पूछा है, सब पूछा है बेटा आपसे। मेरे अकॉर्डिंग तो रीऑर्डर क्वांटिटी भी कर दोगे, मेरे अकॉर्डिंग तो कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में। रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या, EOQE निकालना है आपको, और EOQE तुम्हें A भी है, O भी है, C भी है, समझ गए। और सेम फॉर्मूले पेलने और आंसर बाहर आ जाएगा, सेम फॉर्मूले, कुछ भी नहीं है। कर पाएंगे या मैं करूँ, कर लेंगे ना, बहुत बढ़िया। आगे चलिए, एक ही है इस क्वेश्चन में, बोल। इस वाले में अब जो मंथली रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो एनुअल रिक्वायरमेंट 36,000 यूनिट निकल गई, चलो, लेकिन जो नॉर्मल यूसेज दिया हुआ है 500 पर वीक, नॉर्मल यूसेज, चलो उसके हिसाब से अगर 52 से मल्टीप्लाई करके निकाल रहे हैं तो फिर तो ये 26,000 यूनिट आ रही है। हाँ, तो फिर क्या लेना है, तुम्हें ऊपर वाला लेना है मंथली के अकॉर्डिंग। ऐसा पेपर में कैसे पता लगेगा, पेपर में नहीं पता लगेगा, तुम्हें डेटा से समझना पड़ेगा, इससे कैसे समझ आया आपको। क्योंकि यहाँ पे ये दे रखा है ना मुझे, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो। अगर आपको मंथली डिमांड दे रखी है तो तुम इसको प्रेफर करोगे, ये नहीं दे रखा होता तो मैं यही कहता जो तू कह रहा है पहले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हमें ना बेस्ट आंसर देखना होगा अपना बेसिकली। तुम इसमें अगर ऐसे तुम दो में कंफ्यूज होने लगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, तुम्हें डेटा समझना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें समझ में पड़ेगा कि अगर मुझे बेस्ट ये दे रखा है तो मुझे इसका मतलब कहीं ना कहीं यूज़ होगा। अगर तो इसके अकॉर्डिंग चलेगा पर वीक के अकॉर्डिंग तो अलग आएगा आंसर, 26,000 शायद, और यहाँ 12 थे 36,000 रुपये, तो अंदर आएगा ही आएगा बेसिकली, क्योंकि ये एवरेज कंजम्पशन है। कि कंजम्पशन हमारी चेंज हो सकती है बेसिकली। मैंने अगेन मैं वही बोलता हूँ, फिर वही बोल रहा हूँ कि ऑब्वियस बात है, हमें मंथली डिमांड एग्जैक्ट आंसर हो सकता है हमारा, मतलब हमारा मोर एप्रोप्रिएट आंसर क्या है, मोर एप्रोप्रिएट डेटा क्या है ये समझते हैं, ठीक है ना। ये जो कंजम्पशन है ये डिमांड है, ये एग्जाम्पल देते हैं। तुम्हारे घर में अगर एक घर का एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे घर में चाय बनती है, चाय बनने के लिए चीनी चाहिए, चीनी कंजम्पशन में आ रही है, और एक होती है कि राशन में चीनी को लाना। बात समझ के चलना, क्लियर है ही नहीं है। तो घर में जब हम चीनी लाते हैं बेसिकली तो हमें पता है कि हमारे घर में 10 किलो चीनी उठती है, यानी कि हमारी मंथली डिमांड है 10 किलो, एग्जाम्पल ले लेते हैं मंथली डिमांड, यानी कि साल भर की हमारी डिमांड होगी 120 किलो चीनी। लेकिन कंजम्पशन भी वही उसके अकॉर्डिंग होगी, जरूरी है ऐसा। कंजम्पशन कम या ज़्यादा हो सकती है हमारी, हो सकती है ना। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि अगर इन दोनों में डेटा दे रखा है तो मोस्ट एप्रोप्रिएट डेटा कौन सा है, हम उसका यूज़ कर रहे हैं। मुझे ये नहीं दे रखा होता तो ऑफकोर्स मैं 13 वाला आंसर देता, 26,000। आया समझ में नहीं आया, ये समझ क्लियर ही नहीं है, ठीक है। चलो, ये छोटे छोटे ऐसे पॉइंट होते हैं, यही सेम ऐसे छोटे छोटे पॉइंट होते हैं
जहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग हमें क्या करती है, कंफ्यूज करती है। और ये बहुत अच्छी बात है कि हर एक इस चीज़ को पकड़ रहा है। बेसिकली ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जहाँ पर ना कई बार क्या होता है कि जब टीचर समझा रहा होता है तब तो हम उसके हाँ में हाँ गर्दन हिलाकर आ जाते हैं, क्योंकि हमें समझ में आ जाता है करना क्या है। लेकिन जब हम खुद करते हैं, ये एग्जामिनेशन टाइम आता है उस टाइम पर, और यही अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए और तुम एंड यू आर यही कन्फ्यूज़न सेम एग्जाम में आ जाए, तो वहाँ पे हम ये कन्फ्यूज़न पैदा हो जाती है और वो कन्फ्यूज़न वहाँ ख़त्म हो जाएगी अगर टीचर बता देगा। आप मेरी बात समझ गए ना, यही होती, ये छोटी छोटी कन्फ्यूज़न होती है कि किस डेटा को यूज़ करूँगा। हाँ, यहाँ से भी एक डेटा निकलता है, यहाँ से भी एक डेटा निकलता है, तो कौन सा डेटा मेरे लिए बेटर है। समझ गए ना मेरी बातों को, क्लियर है। क्वेश्चन 12, प्राइमेक्स इन लिमिटेड प्रोड्यूस, ठीक है ना, प्राइमेक्स लिमिटेड प्रोड्यूस प्रोडक्ट पी, कंपनी है ये प्रोडक्ट पी बनाती है। इट यूज एनुअली, क्या लिखा है, इट यूज एनुअली 60,000 यूनिट ऑफ मटेरियल रैक्स। समझ में आ गया, हमें मतलब पूरे साल भर का हमें ऑलरेडी ए दे रखा है, कितना दे रखा है मेरे बच्चे, 60,000 यूनिट दे रखा है। 10 रुपये की हमारी कॉस्ट, 10 रुपये का हमारा कॉस्ट पड़ रहा है। कॉस्ट हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट दे दी है 800 रुपये पर ऑर्डर की। हमें कैरिंग कॉस्ट दे दी है 15% पर एनम एवरेज इन्वेंट्री, मतलब एक तरीके से ये तुम्हारा 10 रुपये का 15%। रीऑर्डर पीरियड है हमारा 10 डेज़ का। सेफ्टी स्टॉक है हमारा 600 यूनिट का। तुम ये क्वेश्चन को बड़े प्यार से कर सकते हो। द कंपनी ऑपरेट 300 डेज इन अ ईयर। अब 360, अब 300 है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। यानी कि हमारे 300 दिन की कंजम्पशन कितनी है, दोनों 300 दिन की 60,000। कोई मुझे एक दिन की बताएगा, डिवाइड कर दो कितना, 30, 200 एक दिन कंजम्पशन 200 आ रही, सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ, बहुत बढ़िया। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, क्या पूछा है, निकाल सकते हैं होगी तो √2 ए भी है, ओ भी है और सी भी है। रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल और एवरेज स्टॉक लेवल, क्लियर है। और तो कुछ ना पूछा हमसे, ठीक है, और कुछ नहीं पूछा। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, क्लियर है, ठीक है। चलो एक बार आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ लो फटाफट से। चले करे लाला जी, चलो बताना बच्चों। पहला पॉइंट इन्होंने क्या पूछा है हमसे, ईओक्यू पूछा है क्या। पहला पॉइंट है हमारा ईओक्यू, ठीक है। बताओ ईओक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो फटाफट से, √A//C। समझ गए, चलिए बताओ जल्दी बताओ। ए कितना था हमारा, यूनिट है, किलो है ये, ठीक है। ओ कितना है हमारा 800 और दीदी सी कितना है हमारा 15%। किसका 15% था, 10 का। तो मैं यहाँ पे पूरा लिख के बता रहा हूँ, 10 का 15%। अब 1.5 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चे, समझ गए, ठीक है। बताओ कितना आ रहा है, 8,000 यूनिट। चलो क्या मैं इसे रीऑर्डर क्वांटिटी भी कह सकता हूँ, इसे मैं रीऑर्डर क्वांटिटी भी कह सकता हूँ, ठीक है। अच्छा दूसरा पॉइंट क्या पूछा इन्होंने, बोलो फटाफट से। रीऑर्डर लेवल पूछा हुआ है हमसे, क्लियर है। और फिर क्या पूछा हमसे, ठीक है, ठीक है। रीऑर्डर लेवल, देखो रीऑर्डर लेवल अभी पीछे क्वेश्चन में तुमने एक चीज निकाली थी, याद है, रीऑर्डर पॉइंट, जब मैंने पूरा समझाया था तेरे को, सेम फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। बताओ क्या आपको सेफ्टी स्टॉक दे रखा है, सेफ्टी स्टॉक दे रखा है, दे रखा है, प्लस टोटल कंजम्पशन, ठीक है ना, कंजम्पशन या रिक्वायरमेंट भी लिख सकते हैं, कंजम्पशन फॉर लीड टाइम या रीऑर्डर पीरियड, ऐसा भी कह लीड टाइम या रीऑर्डर पीरियड भी कह सकते हैं। सेफ्टी स्टॉक कितना दे रखा है,
600 यूनिट प्लस, बताओ हमारी 60,000 यूनिट की रिक्वायरमेंट कितने दिन की है? एक दिन की कितनी आई? 200। और लीड टाइम कितना है? तो 10 दिन का माल हमारे पास होना चाहिए, तो कितना होगी ये? 2000। तो यानी कि जब मेरे गोदाम में कितनी यूनिट होंगी मैं ऑर्डर पेल दूंगा। सेम फॉर्मूला लगा? क्लियर है? अब यहाँ पे रीऑर्डर लेवल का वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता, क्योंकि क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि उस तरीके का डेटा मेरे पास गिवन नहीं है। तो एक कन्फ्यूज़न हरित ने मुझसे पूछी थी कि भैया कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये कन्फ्यूज़न वो डेटा बताएगा तुम्हें। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? फिर मैंने एक बात और बोली थी कि हरित जो फॉर्मूला मैंने पहले लिखवाया है वो मोस्ट यूजेबल फार्मूला है, समझ गए? नोट्स में देखना, जो फॉर्मूला पहले लिखा हुआ है वो ज़्यादा यूज़ होता है, और जो बाद में लिखा हुआ है, मतलब ये फॉर्मूला मैंने बाद में लिखा है, ये कम यूज़ होता है। ज़्यादातर क्वेश्चन में पहले वाले फॉर्मूले के मिलते हैं, समझ गए? चलिए अब इसके बाद आता है हमारा कौन सा, क्या पूछा है इन्होंने? तीसरा पॉइंट हमसे क्या पूछा है? मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल। अब देखो मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला हमारा क्या था? रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम मिनिमम। अब इन्होंने मिनिमम मिनिमम तो मुझे पता ही नहीं है, मिनिमम टाइम मुझे बताया नहीं है, नहीं निकाल सकते भाई साहब, है ही नहीं ना। मिनिमम कंजम्पशन कितनी बताइए, बताइए, निकाल भी नहीं सकते आप। और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड भी नहीं दे रखा आपको, नहीं दे सकते। तो कोई बात नहीं, पूरा फॉर्मूला लगाना ही मत। बताओ फॉर्मूला क्या था तुम्हारा, बोलो फटाफट दे। रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, इतने ही फॉर्मूला लगा देना, बात खत्म। समझ गए? बताओ रीऑर्डर लेवल कितना निकाले बच्चा? 2600 यूनिट। और रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी निकाली थी? EOQ 6000 था, 8000। बताओ अब पता क्या होता है, जब तुम अपनी बुक में सॉल्यूशन को देखोगे तो सॉल्यूशन को देख के लगेगा कि एक नया फॉर्मूला याद कर लेता हूँ, क्योंकि फॉर्मूले में वहाँ पर पता क्या लिखा हुआ है? वहाँ पर लिखा हुआ है EOQ प्लस रीऑर्डर लेवल। तो कई बार क्या होता है, जब फॉर्मूला हमें थोड़ा डिफरेंट दिख जाता है ना, तो हम उसको याद करने बैठ जाते हैं, बुद्धि नहीं लगाते कि ये वही फॉर्मूला जो हमने पढ़ा हुआ है। फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने? इसका पूरा फॉर्मूला बोलो, मैक्सिमम स्टॉक का पूरा फॉर्मूला बोलो। रीऑर्डर लेवल प्लस, पहले रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस नॉर्मल। हाँ ये ना। अब तुम्हें पता बाद वाला जो ब्रैकेट है, माइनस वाला पॉइंट तुम पे है ही नहीं, तो तुम उसे अप्लाई नहीं कर सकते। तो जितना अप्लाई करना था उतना मैंने अप्लाई कर दिया, बात खत्म। ये आ गया हमारा। क्लियर है? क्लियर है? नाउ नंबर 4, आंसर कैसा लगे? सही तो दीदी? अच्छा सेफ्टी स्टॉक ऐड करा है। लेकिन उससे तो मैक्सिमम नहीं बन सकता भैया। चलो भी देखते हैं, आओ पहले से आओ। चौथा आंसर क्या पूछा इन्होंने हमसे? एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल। बात क्लियर हो गई? एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या लगेगा, बोलिए? मिनिमम प्लस मैक्सिमम। बताओ मिनिमम कितना होगा मिनिमम तो सेफ्टी स्टॉक में दे रखा है 600, वो होगा। और मैक्सिमम कितना निकाला है? मैक्सिमम तो हमारा गलत आ रहा है ना फिर। हाँ भाई इसमें सेफ्टी स्टॉक सही दे रखा है। अगर रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब हो गया हमें कितना टोटल माल मंगाना है जिससे हमारा गोदाम पूरा हो तो जाएगा, आपने डायग्राम बनाया तो और सेफ्टी स्टॉक हो जाएगा जो हमारे पास होना चाहिए। नहीं, सही है। इनका फॉर्मूला सही है ना? मतलब हाँ डायग्राम में समझा दूंगा मैं तुम्हें, सही कह रहे हो। यहाँ पर हमारा आएगा EOQ मतलब रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी या EOQ भी लिख सकते हैं, प्लस सेफ्टी स्टॉक। ठीक है, सही कह रहे हो। मैं डायग्राम में समझा दूंगा। ये कितना था बेटा? 8000। आगे वो तो कर लिया है मैंने। इमेजिंग कर लिया? हाँ। और ये हमारा मैक्सिमम कितना है? 8600 प्लस 600 डिवाइड बाय 2 कितना है? 4600। लो मैं फिर भी एक बार बोल दे रहा हूँ ना, रिकॉर्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से।
देखो ये हमारा सेफ्टी स्टॉक है, जो कि मैंने आपको बताया था, जिसे हम मिनिमम भी कह सकते हो। ये 600 है, ये हमारा है मैक्सिमम लेवल, सही कहते हैं। और ऑब्वियस ही बात है, जो हमारी रीऑर्डर क्वांटिटी होगी, तो मैंने बोलता कि जब यहाँ पर माल आएगा, ये हमारा होता है रीऑर्डर लेवल था, और ये है 10 दिन, ऐसे ही है ना। तो यानी कि जब माल आए, जैसे हम यहाँ माल आएगा 10 दिन की कंजम्पशन करेंगे, तो अगेन गोदाम के अंदर ये आ जाएगा। तो यानी कि रीऑर्डर लेवल पे हम इतनी क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे, सही बात है नहीं है। और हम क्वांटिटी कितनी ऑर्डर कर रहे हैं, 8000, सही बात है नहीं है। और ये कितना है, 600। तो जैसे इसको और इसको ऐड करूंगा तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 8000। समझिए फॉर्मूला, ये सही है। रीऑर्डर लेवल नहीं ले रहा, रीऑर्डर लेवल फिर मुझे माइनस करना जरूरी था, सही बात है। हाँ, देखो मैं समझा दूंगा, ये भी समझा दूँ मैं तुम्हें। हम क्या करते थे रीऑर्डर लेवल पर, जो पूरा फॉर्मूला हम लगाते थे, वो पूरा फॉर्मूला हम ये लगाते थे, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस नॉर्मल, मतलब नॉर्मल कंजम्पशन टू नॉर्मल रीऑर्डर टाइम, ऐसा मानते थे हम। ऐसा ही था ना, ठीक है ना, ठीक है। कुल मिलाकर इसमें हम क्या करते थे, देखो हम करते थे रीऑर्डर लेवल, यानी कि ये रीऑर्डर लेवल है, ये रीऑर्डर लेवल का मतलब है ये, समझ गए। ये रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि ये सब ऐड करते थे, ठीक है। अब देखो क्लियर है, माइनस मिनिमम था, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर टाइम, बात क्लियर होगी नहीं होगी। अभी देखो ये और ये, अगर तुम इधर देखोगे, इसके अंदर भी ये कॉमन पोर्शन आ रहा है और इसके अंदर भी ये कॉमन पोर्शन आ रहा है, इस कॉमन पोर्शन को हटा देते थे हम, समझ गए। एक बार 2 बार आ गए ना वो, तो एक बार हटा दो, समझ गए मेरी बातों को आप, तो ऑटोमेटिक हमारा वही आ जाता था, सही बात है। क्लियर है, आया, क्लियर है, चले। चलिए बढ़े आगे, क्यों नहीं भैया। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे, रीऑर्डर लेवल, नहीं 13 नहीं पढ़ रहा भाई, मैं 14 पर हूँ। हाँ 13 से पढ़ी नहीं ना मैं। रीऑर्डर लेवल 16,000 किलो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कराने लायक होगा। हाँ मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे पूछिए और मिनिमम कंजम्पशन पर डे पूछिए, हो जाएगा आपको। ये किसी का भी फॉर्मूला लगा देंगे इसका, फॉर्मूला बिल्कुल बिल्कुल। चलो मैं ये वाला तुम्हें ट्राई करने के लिए देता हूँ। वैसे देखो इसके अंदर ना फॉर्मूला की हेरा फेरी है बस सारी। इसके अंदर पूरी फॉर्मूला की हेरा फेरी है, कुछ भी नहीं है। HW देखो वैसे पढ़वा देता हूँ। फॉलोइंग डिटेल आर रिलेटेड टू अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। रीऑर्डर लेवल आपको ऑलरेडी गिवन है 16,000 यूनिट, EOQ आपको गिवन है 90,000 यूनिट, ठीक है ना। चलिए, और मिनिमम स्टॉक लेवल आपका 1 लाख यूनिट, मैक्सिमम स्टॉक लेवल आपका 190 यूनिट, एवरेज लीड टाइम है आपका 6 डेज, डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम लीड टाइम एंड मैक्सिमम लीड टाइम 4 डेज। ये थोड़ा सा मिनिमम और मैक्सिमम लीड टाइम निकालने में कंफ्यूजन होगा। हाँ ठीक है ना, जिससे हमें पता लगेगा कि कंजम्पशन मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2 तो 6 दिन है। हाँ मतलब दोनों का समीशन 12 है और दोनों
4 हमें दो ऐसे कॉमन नंबर ढूंढने जिनका ये ऐसे आएगा। तो ये आएगा तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन मिनिमम लीड टाइम एंड मैक्सिमम लीड टाइम। 8 और 4 हो गए, 8 मैक्सिमम हो गया, 4 मिनिमम हो गया। क्या क्वेश्चन बताओ। बढ़िया, ये मैथमेटिक्स लगा ली इसने। सिंपल वही है, करना वही है, समझ गए। इसे पर ट्राई करना, नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। बात क्लियर हो गई, ठीक है। इसमें देखते हो स्टॉक के कितने क्वेश्चन है हमारे पास लेवल के। 13 यार 16 तक है, ठीक है। टोटल 22 थे। ये वो वाला है ना, स्टॉक लेवल की 16 तक। हाँ 16 तक है। हाँ 16 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हो जाएंगे सारे, खत्म कर देंगे 16 तक। टोटल ऐसे आपने पढ़ाया उसमें? नहीं। अभी देखिए, ये तो नहीं पढ़ाया, स्टोरेज नहीं पढ़ाया। फिर मिसलेनियस है, मिसलेनियस में कितने क्वेश्चन डाले मैंने? ये तो भैया हो जाएंगे, घर से भी हो सकते हैं, बाकी दोनों तो ट्राई कर लेंगे, हो गए तो ठीक है 15-16। चलिए। आपने मॉडल से हार्ड वर्क डाले हैं ना? हाँ मॉडल से भी अगर आप एक बार ये कर लोगे ना तो आपको आई से आई का मॉडल करना आसान हो जाएगा। अगर आपने ये वाले क्वेश्चन कर दिए ना, इसको ख़त्म करो। देखो मैं बता रहा हूँ हम किस तरीके से चलेंगे। मैंने ये ख़त्म करा, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा, फिर मॉड्यूल ख़त्म करो, फिर डाउट ले लेंगे। एक दिन कोई भी दिन डिसाइड करेंगे, डाउट ले लेंगे, समझ गए। लेकिन मॉड्यूल के मैक्सिमम क्वेश्चन तुम कर लोगे, मैक्सिमम हो जाएंगे तुमसे। ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं है, 3-4 इलस्ट्रेशन है बस, और प्रैक्टिकल में कितनी है? हाँ बिल्कुल, ज़्यादा नहीं है। मतलब मैं बता रहा हूँ, मेरा पिछला बैच जो था उन्होंने यही सेम मॉड्यूल सॉल्व करा था मेरे साथ। मैंने एक एक क्वेश्चन में डिस्कस करता था, आइदर मैं खुद करता था या करवाता था। पढ़ते हम सारा था, क्वेश्चन सारे पढ़ते थे बेसिकली, समझ गए, ठीक है। अब उसके अंदर क्या करते थे, जब एक बार क्वेश्चन खत्म हो जाते थे हमारे, तो मॉड्यूल का तो पता नहीं, उन्होंने मुझसे बहुत ही कम डाउट लिए, बहुत ही कम डाउट लिए मुझसे, क्योंकि मैक्सिमम वो क्वेश्चन खुद हो जाते थे उनसे। क्लियर है। चलिए धन्यवाद टाटा, बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।